लास्ट क्लास में हमने पढ़ा क्या, क्लास में हमने ये पढ़ा था कि हमने एक टॉपिक स्टार्ट करना था जिसका नाम था आइजा 570 गोइंग कंसर्न। सही है, हमने इस टॉपिक को पढ़ने से पहले ये पढ़ लिया कि यार गोइंग कंसर्न के बारे में बताया कहाँ गया, आइजा में नहीं बताया गया। कहाँ पे बताया गया होगा? गोइंग कंसर्न बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रिपरेशन है, तो उसको IS1 में बताया गया होगा। हमने जब IS1 देखा तो हमें पता चला कि यार गोइंग कंसर्न, हर मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न की असेसमेंट करनी है एटलीस्ट फॉर द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, ताकि वो ये कंक्लूड कर सके कि उन्होंने FS गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनाना है या फिर अदर देन गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनाना है। अगर तो उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनाना है तो उसने कहता है ऐसा हो सकता है कि उस कंपनी में कुछ मुश्किलात हों। उस मुश्किलात का उसका नाम दिया इवेंट्स और कंडीशन, कि कुछ इवेंट्स और कंडीशन ऐसी हुई होंगी जो कि गोइंग कंसर्न पे डाउट्स क्रिएट कर रही होंगी। स्टैंडर्ड ने कहा अगर आप असेसमेंट करते हैं और अगर आपकी इंटेंशन लिक्विडेट करने की नहीं है, आपकी ट्रेडिंग सीज नहीं हो रही, सही है, तो इन दैट केस आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को किस बेसिस पे बनाएंगे? PIA के FS गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनते हैं, हालांकि बहुत बुरे हालात होते हैं, लेकिन FS किस बेसिस पे बनते हैं? गोइंग कंसर्न बेसिस पे। क्या तक बात समझ आती है? लेकिन उसने कहा ये जो मुश्किलात हैं, ये जो अनसर्टेनिटीज़ हैं, इनको आपने क्या करना है? डिस्क्लोज करना है। फिर इसने एक और वर्ड यूज़ किया IS1 ने कि जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर आप गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनाते हैं, आपके इंटेंशन है गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनाने की, आपके इंटेंशन है इसको चलाने की, लेकिन अनसर्टेनिटीज़ एग्जिस्ट करती होंगी। अगर वो अनसर्टेनिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं तो उन अनसर्टेनिटीज़ को आपने क्या करना है? FS में डिस्क्लोज करना है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? हमने कहा यार हमारे पास कीवर्ड्स क्या है? हमारे पास कीवर्ड्स है, सबसे पहला कीवर्ड है हमारे पास इवेंट्स और कंडीशंस। हमने कहा सबसे कीवर्ड जो हमारे पास है वो है इवेंट्स और कंडीशन। मैं इसको इवेंट्स और कंडीशन क्यों कहता हूं? मैं इसको इवेंट्स और कंडीशन इसलिए कहता हूं बिकॉज ये वो चीजें होंगी, या मैं क्यों कहता हूं कि इसकी वजह से गोइंग कंसर्न मेरा ट्रिगर कर जाएगा, इसलिए कर जाएगा बिकॉज ये वो चीजें होंगी जो कि या तो आपके ऑपरेशंस को, या तो आपके कैश फ्लोज को, या तो आपके प्रॉफिटेबिलिटी को एडवर्सली अफेक्ट कर रही होंगी। और जहां ये चीजें आपके ऑपरेशन गोइंग कंसर्न, मतलब एक कंपनी क्यों सर्वाइव नहीं कर सकेगी? ऑपरेशंस नहीं चल रहे होंगे, प्रॉफिट नहीं होंगे, कैश फ्लोज नहीं होंगे, कॉमन सेंस है। तो हर वो चीज़ जो कि कंपनी के कैश फ्लोज, ऑपरेशन या प्रॉफिटेबिलिटी को एडवर्सली अफेक्ट कर देगी, वो क्या कहलाएगी? मेरी इवेंट्स और कंडीशन। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? अच्छा, फिर हमने कहा था अगली चीज़ क्या थी? अगली चीज़ थी हमारे पास उसके अगेंस्ट ऑडिट प्रोसीजर्स। स्टैंडर्ड ने कहा कि जी जहां इवेंट्स और कंडीशन ट्रिगर कर गए, अब आपने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है कि क्या गोइंग कंसर्न बेसिस एप्रोप्रिएट है या गोइंग कंसर्न बेसिस एप्रोप्रिएट नहीं है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? अच्छा, जब आप ऑडिट प्रोसेस करेंगे तो स्टैंडर्ड ने आपको कुछ गाइडेंस दी है कि आप गोइंग कंसर्न की असेसमेंट ले लें, 12 महीने की असेसमेंट ले लें, कैश फ्लो P&L फोरकास्ट ले लें, सब्सिक्वेंट इंटरिम FS ले लें, एजम्पशंस को देख लें, डेटा को चेक कर लें, कुछ गाइडेंस दी है। लेकिन ड्राफ्टिंग करते हुए CFAP के पेपर में आपने किस चीज़ का ख्याल रखना होगा कि आपके ऑडिट प्रोसीजर्स आपके इवेंट्स और कंडीशन को एड्रेस करने चाहिए। अगर आपके ऑडिट प्रोसीजर आपके इवेंट्स और कंडीशन को एड्रेस नहीं कर रहे, CFAP का सबसे बड़ा मसला ये है कि कहने को ओपन बुक पॉलिसी है, और जहां हम ओपन बुक पॉलिसी यूज़ करने जाते हैं ना जिस सवाल में, और उस सवाल में हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। आप समझ रहे? गोइंग कंसर्न का सवाल आया, आपने प्रोसीजर वहाँ से छाप दिए पूरे एक पेज के, लेकिन आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्यों मार्क्स नहीं मिलेंगे? बिकॉज आपका प्रोसीजर आपके इवेंट्स और कंडीशन, सवाल में कहीं भी लीगल का मसला नहीं है, लेकिन आइजा 570 ने लीगल काउंसिल का प्रोसीजर लिखा हुआ है कि आप लीगल काउंसिल से इंक्वायरी कर सकते हैं। आप बैठ के ऑडिट प्रोसीजर में लिख रहे होते हैं इंक्वायरी विद इन हाउस लीगल काउंसिल, आपको मार्क्स कहाँ से मिलेंगे? बिकॉज इवेंट और कंडीशन में तो कोई लीगल का मसला ही नहीं है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है हमें? और फिर उसके बाद हमने कहा तीसरी चीज मेरी क्या है? तीसरी चीज है मेरी रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस। चला, आज की क्लास में हम क्या करते हैं? आज की क्लास में हमने पहला ऑब्जेक्टिव पढ़, तीसरा ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं। वो तीसरा ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है? वो तीसरा ऑब्जेक्टिव है हमारा रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस। क्या यहां तक बात समझ आती है? और हम लोग बैठ के रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस को पढ़ लेते हैं। अच्छा, अगर मैं आपके साथ बैठ के रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन को डिस्कस करूं प्यारे बच्चों, एक चीज हमें इसके अलग फाइल बना दिए। अगर मैं एक चीज आपसे डिस्कस करूं, मेरी रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस, ऑडिटर्स की रिपोर्ट किस पे डिपेंडेंट होती है? ऑडिटर की रिपोर्ट किस पे डिपेंडेंट होती है? ऑडिटर की रिपोर्ट किस पे डिपेंडेंट होती है? मेरी रिपोर्ट किस पे डिपेंडेंट है? मैनेजमेंट के एक्शंस पे। मेरी जो रिपोर्ट है वो डिपेंडेंट है मैनेजमेंट के एक्शंस पे। फॉर एग्जांपल, अगर एक इन्वेंट्री है ना,
तो इन्वेंट्री पे मैंने क्या ओपिनियन देनी है, इट डिपेंड्स ऑन द मैनेजमेंट एक्शन। फॉर एग्जांपल, मैनेजमेंट मुझे इन्वेंट्री का डेटा दे देती है, मैं उसके ऊपर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म कर लेता हूं, और जो मैनेजमेंट ने इन्वेंट्री रिकॉर्ड की हुई है वो बिल्कुल सही है, अनक्वालिफाइड ओपिनियन। मैनेजमेंट मुझे इन्वेंट्री का डेटा नहीं देती तो मैं इन्वेंट्री के ऊपर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर सकता। तो मुझे क्या पता इन्वेंट्री आईएफआरएस के हिसाब से बनी है कि नहीं बनी, तो क्वालिफाइड ओपिनियन या डिस्क्लेमर। मैनेजमेंट मुझे इन्वेंट्री का डेटा दे देती है, मैं प्रोसीजर परफॉर्म करता हूँ और मैं कहता हूँ इन्वेंट्री तो इम्पेयरमेंट होनी चाहिए, लेकिन मैनेजमेंट इन्वेंट्री के ऊपर इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड नहीं करती, तो मैं क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन दे दूँगा। आई मीन यही सारी चीज़ें। तो मेरी ओपिनियन किस पर डिपेंड करती है, मैनेजमेंट के। और मैनेजमेंट का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए आईएफआरएस के हिसाब से। मैनेजमेंट इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल टू प्रिपेयर एफएस इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस। ये हमने लाइन लास्ट क्लास में पढ़ी थी बच्चों, सही, आपने कैफ में पढ़ी हुई। अच्छा, तो इसका मतलब ये है, हम ब्लैक से क्या लिखेंगे, हम ब्लैक से लिखेंगे आईएफआरएस क्या कहता है, हम ब्लू से क्या लिखेंगे कि क्या मैनेजमेंट वैसा कर रही है कि नहीं कर रही, और फिर हम रेड से क्या लिखेंगे, रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस का। यहां तक बात समझ आती है। अच्छा, आईएफआरएस क्या कहता है, आईएफआरएस कहता है कि मैनेजमेंट ने क्या करना है, अगर कोई इवेंट्स और कंडीशंस आइडेंटिफाई होती हैं, ठीक हो गया जी, अगर कोई इवेंट्स और कंडीशन आइडेंटिफाई होती है तो मैनेजमेंट ने क्या करना है, मैनेजमेंट ने, जल्दी बता दे भाई, जबरदस्त, गोइंग कंसर्न की असेसमेंट करनी है। या तो मैनेजमेंट गोइंग कंसर्न की असेसमेंट करेगी या मैनेजमेंट गोइंग कंसर्न की असेसमेंट नहीं करेगी, सिंपल बात। अगर तो मैनेजमेंट गोइंग कंसर्न की असेसमेंट करती है तो वो ये असेस करेगी फिर कि क्या उसकी गोइंग कंसर्न बेसिस एप्रोप्रिएट है, या तो उसकी गोइंग कंसर्न बेसिस एप्रोप्रिएट होगी या उसकी गोइंग कंसर्न बेसिस एप्रोप्रिएट नहीं होगी। सही है, इवेंट्स और कंडीशन आइडेंटिफाई है, मैनेजमेंट ने असेसमेंट करी, असेसमेंट करने के बाद मैनेजमेंट कंक्लूड करेगी दो चीजें, या तो गोइंग कंसर्न बेसिस एप्रोप्रिएट है या गोइंग कंसर्न बेसिस एप्रोप्रिएट। अगर तो गोइंग कंसर्न बेसिस एप्रोप्रिएट है, अगर तो गोइंग कंसर्न बेसिस एप्रोप्रिएट है, तो मैनेजमेंट एक और चीज देखेगी, क्या मुश्किलात हैं, क्या मतलब मुश्किलात का, क्या मटीरियल अनसर्टेनिटी, हाँ भाई, एग्जिस्ट करती हैं। या तो मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती होंगी या मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट नहीं करती होंगी। समझ आ रही है बात। इवेंट्स और कंडीशन आइडेंटिफाई हुए, मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न की, पीआईए में इवेंट्स और कंडीशन आइडेंटिफाई हुए, पीआईए ने गोइंग कंसर्न की असेसमेंट करी, पीआईए ने कंक्लूड करा कि मेरी गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट है। क्यों एप्रोप्रिएट है, बिकॉज मेरी इंटेंशन लिक्विडेट करने की नहीं है, लेकिन मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है। कल को पीएसओ वाले मुझे पेट्रोल ना दें, कल को हबीब बैंक सारा पैसा इमीडिएटली मांग ले, कल को यूबीएल मुझे मजीद फाइनेंसिंग ना करे तो मैं अपने ऑपरेशंस को कंटिन्यू नहीं कर सकता। कल को मुझे अगर फाइनेंस मिनिस्टर या ये जो बेल आउट पैकेज होते हैं अगर ये मुझे ना मिले तो फिर मैं कैसे करूंगा। मटेरियल अनसर्ट गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट है, लेकिन मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है। यस सर, एग्जिस्ट करती है। अगर तो मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है प्यारे बच्चों, तो स्टैंडर्ड कहता है, क्या आईएएस क्या कहता था, अनसर्टेनिटी अगर एग्जिस्ट करती है क्या होना चाहिए, तो क्या मैनेजमेंट ने उसको डिस्क्लोज्ड किया है या मैनेजमेंट ने उसको डिस्क्लोज्ड नहीं किया। समझ आती है बात। जितना कुछ लिखा है ब्लैक से, ये सारा का सारा क्या है, IAS 1 जो लास्ट क्लास में पढ़ा था, यही पढ़ा था ना, इवेंट्स जो गोइंग कंसर्न की असेसमेंट करनी है, गोइंग कंसर्न, ये वही है। ब्लू से क्या लिखना है, अब मैनेजमेंट के एक्शंस, क्या मैनेजमेंट इसको डिस्क्लोज करती है, हाँ जी मैनेजमेंट इसको डिस्क्लोज करती है। नहीं भाई, मैनेजमेंट इसको डिस्क्लोज नहीं करती। क्या यहां तक बात समझ आती है। अगर मैनेजमेंट गोइंग कंसर्न पे डिस्क्लोजर नहीं देती, IAS 1 कहता है डिस्क्लोजर जाना चाहिए, मैनेजमेंट डिस्क्लोजर नहीं देती, तो फिर तो क्या ये मिस स्टेटमेंट है, ये IAS मिस स्टेटमेंट क्या होता है, व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट इक्वल टू IFRS, तो ये मिस स्टेटमेंट हो गई। अगर डिस्क्लोज नहीं किया मैनेजमेंट ने, तो इसका मतलब है अगर इसका इम्पैक्ट मटेरियल है तो ऑडिटर ने कौन सा ओपिनियन देना है, क्वालिफाइड, और अगर इसका इम्पैक्ट मटेरियल प्लस परवेजिव है तो ऑडिटर ने कौन सा ओपिनियन देना है, एडवर्स ओपिनियन। क्या यहाँ तक मेरे पास, क्या यहाँ तक मेरे पैरों जो बात समझ आती है। लेकिन अगर मैनेजमेंट उसको डिस्क्लोज कर देती है तो इट मीन्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट IFRS के हिसाब से
बने हुए हैं, तो अब मैं कौन सी ओपिनियन दूंगा? अनक्वालिफाइड। लेकिन अगर मैं अनक्वालिफाइड ओपिनियन दूंगा तो मेरी रिपोर्ट में लिखा हुआ आ रहा होगा दीज एफएस आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस। और अनसर्टेनिटी का मतलब भी ये है कल को कंपनी बंद हो सकती है, दैट इज द अनसर्टेनिटी। अगर पैसा नहीं मिला बैंक से, अगर सप्लाई नहीं मिला, अगर कस्टमर से नेगोशिएशन नहीं हुई, तो कल को कंपनी बंद, और कल को कंपनी बंद हो जाती है, फौरन से शेयर होल्डर किसको पकड़ेगा? ऑडिटर। कहेगा यार आपकी रिपोर्ट में तो ऐसी कोई बात लिखी नहीं है। तो ऑडिटर क्या बोलेगा? ऑडिटर कहेगा भाई डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट थी, मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज, मैनेजमेंट ने जो डिस्क्लोज किया हुआ है तो 100 पेज के एफएस है। आपकी रिपोर्ट में ऐसी क्या चीज लिखी हुई है जिससे मुझे पता चले कि मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है? और आपने कहा उस डिस्क्लोजर से कहा, आपने कहा मुझे कहा कि जाके वो डिस्क्लोजर पढ़ लो। स्टैंडर्ड ने कहा आपने अपनी ओपिनियन में एक सेक्शन डालना होगा जिसका नाम क्या होगा? मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न। ये सेक्शन कब आएगा? जब मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट कर रही होगी और मैनेजमेंट उसको डिस्क्लोज कर रही होगी। क्या यहां तक बात आती है? तो मैं अनक्वालिफाइड ओपिनियन दूंगा और अपनी रिपोर्ट में एक सेक्शन डालूंगा जिसका नाम क्या होगा? मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न का सेक्शन। क्या यहां तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? जी सर। हो सकता है कि फ्यूचर में कंपनी सर्वाइव ना कर सके सर, उसका इम्पैक्ट तो मटेरियल प्रोविजन होना चाहिए एज अ होल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ पे देखिए, इसमें आपके पास अगर आप 2-3 रिपोर्ट्स देखेंगे ना प्रैक्टिकली, एक कंपनी में 10 इवेंट्स और कंडीशन, उसने 8 डिस्क्लोज करी है, 2 को डिस्क्लोज नहीं कर रहे। या मैनेजमेंट के 8 प्लान्स हैं, 8 में से 7 रीजनेबल है, एक रीजनेबल नहीं है। इट मीन्स जो मैनेजमेंट ने डिस्क्लोजर दिया है वो मैनेजमेंट का डिस्क्लोजर एडिक्वेट नहीं है, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है वो मटेरियल है, वो इतना परवेसिव नहीं है कि मैं पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ये कह दूं कि पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक नहीं है। बट अगर मैनेजमेंट सिरे से ही फॉर एग्जांपल डिस्क्लोजर नहीं देती, ये जो वर्ड है डिस्क्लोज का, अगर आप आईएएस देखेंगे तो जो एक्चुअल वर्ड है वो क्या है? एडिक्वेटली डिस्क्लोज। क्या मैनेजमेंट ने उसका एडिक्वेट डिस्क्लोजर दिया है कि नहीं दिया? सऊदी पाक लीजिंग कंपनी में केपीएमजी के पार्टनर ने, और ये जजमेंटल है, सऊदी पाक लीजिंग कंपनी का आपको पता होगा एक ज़माने में ठीक ठाक मसला था, तो उसके उन्होंने 3 पेज का डिस्क्लोजर दिया था सऊदी पाक लीजिंग कंपनी, 3 पेज का डिस्क्लोजर, और केपीएमजी ने कहा कि डिस्क्लोजर एडिक्वेट नहीं है और एडवर्स ओपिनियन दी थी। अगर आप किताब देखेंगे तो उसमें सऊदी पाक लीजिंग कंपनी का पूरा केस स्टडी आ रहा है। इट मीन्स इट इज़ अ मैटर ऑफ कि 3 पेज का डिस्क्लोजर भी केपीएमजी को एडिक्वेट नहीं लगा था, बिकॉज उसने कहा कि डिस्क्लोजर में आपने सारे इवेंट्स और कंडीशन कम्युनिकेट नहीं करे, आपके प्लान आपने अप्रोप्रिएटली कम्युनिकेट नहीं करे, आपने बहुत ही हाईली ऑप्टिमिस्टिक बताया, इतना ऑप्टिमिस्टिक है नहीं, तो डिस्क्लोजर मुझे एडिक्वेट नहीं लग रहा, एडवर्स ओपिनियन। यहाँ तक बात समझ आती है? अच्छा, ये क्लियर है? ये क्लियर है। अच्छा, अगर तो मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट नहीं करती तब क्या करेंगे? एक क्वेश्चन मार्क, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क, एक डिस्प्यूट हुआ था बहुत बड़ा, इसको आज डिस्कस करेंगे, इस पूरी केस हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। अगर तो गोइंग कंसर्न बेसिस एप्रोप्रिएट नहीं है भाई, अगर तो गोइंग कंसर्न बेसिस एप्रोप्रिएट नहीं है, तो आईएएस क्या कहता है? मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए? मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए? एफएस गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनाने चाहिए? नहीं सर, एफएस किस बेसिस पे बनाने चाहिए? ऑल्टरनेटिव बेसिस पे, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक एडिक्वेट डिस्क्लोजर दे मैनेजमेंट कि भाई ये जो एफएस है ये अदर देन गोइंग कंसर्न बेसिस पे बने। क्या यहां तक बात समझ आती है? इसमें 4 पॉसिबिलिटीज निकल आ सकती है। इसमें कितनी पॉसिबिलिटीज निकल आ सकती हैं? 4 पॉसिबिलिटीज निकल आ सकती है। पहली पॉसिबिलिटी, मैनेजमेंट ऑल्टरनेटिव बेसिस पे भी बनाती है और एडिक्वेट डिस्क्लोजर भी देती है, तब आप क्या करेंगे? दूसरी पॉसिबिलिटी, मैनेजमेंट ऑल्टरनेटिव बेसिस पे बनाती है लेकिन एडिक्वेट डिस्क्लोजर नहीं देती, दूसरी पॉसिबिलिटी। तीसरी पॉसिबिलिटी, मैनेजमेंट ऑल्टरनेटिव बेसिस पे नहीं बनाती लेकिन एडिक्वेट डिस्क्लोजर देती है, तीसरी पॉसिबिलिटी। और चौथी पॉसिबिलिटी, ना ही मैनेजमेंट ऑल्टरनेटिव बेसिस पे बनाती है, ना ही मैनेजमेंट एडिक्वेट डिस्क्लोजर। 2 है ना, और 2 रिक्वायरमेंट है ना, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 पॉसिबिलिटीज मेरे पास निकल सकेंगे। क्या यहां तक बात समझ आती है? अगर मैनेजमेंट ऑल्टरनेटिव बेसिस पे एफएस बना लेती है और एडिक्वेट डिस्क्लोजर देती है, तो इट मींस अगर मैनेजमेंट का कोर्स ऑफ एक्शन ये है
तो आपकी रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन होगी अनक्वालिफाइड ओपिनियन। सही है, आपकी रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन क्या होगी? अनक्वालिफाइड, बिकॉज एफएस आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस। जो आईएस की रिक्वायरमेंट है कि आप ऑल्टरनेटिव बेसिस पे बनाएं। और एडिक्वेट डिस्क्लोजर क्यों देना चाहिए मैडम? ताकि शेयर होल्डर्स को, स्टेक होल्डर्स को पता चल सके कंपनी 4 महीने बाद बंद होने जा रही है। एफएस सुनिएगा, ऑल्टरनेटिव बेसिस होते क्या है, कोई बताएगा? ऑल्टरनेटिव बेसिस क्या होंगे दोस्त? सबसे बड़ा मसला पता है क्या है ऑल्टरनेटिव बेसिस का? आपकी नॉन करंट लायबिलिटीज नहीं आ रही होंगी, सिर्फ करंट आ रही होंगी। क्योंकि कंपनी 4 महीने बाद बंद होने वाली है, तब आप ये थोड़ी बोलेगा जो 4 साल वाली लायबिलिटी है वो आप नॉन करंट लायबिलिटी है, वो आपकी करंट लायबिलिटी। जो आपका पीपी होगा ना वो नॉन करंट एसेट में नहीं आ रहा होगा, करंट एसेट। प्लस पीपी की जो वैल्यूएशन होगी ना आईएस 36 के हिसाब से, वो अब ये नहीं होगी कि हायर ऑफ रिकवेबल अमाउंट, वैल्यू इन यूज एंड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल। वैल्यू इन यूज तो है ही नहीं भाई, अब तो यूज ही नहीं करना आपने। अब तो क्या करना है आपने? अब तो बेचना है, तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल। पिछले साल तक कंपनी कहती थी मेरी वैल्यू इन यूज 100 रुपए, मेरी फेयर वैल्यू 80 रुपए, तो कितने पे रिकॉर्ड करती थी एसेट को? 100 रुपए पे, मतलब 100 रुपए की अमाउंट लेती थी इंपेयरमेंट के लिए। सेम अगला साल, लेकिन अब लिक्विडेट करना है, अब 100 रुपए का अमाउंट नहीं लेगी, अब कौन सा अमाउंट लेगी? अब 80 रुपए का अमाउंट लेगी। और अगर कैरिंग अमाउंट उसकी 150 रुपए आ रही होगी ना तो 70 की इंपेयरमेंट रिकॉर्ड करेगी। समझ आ रही है? तो ये एक बहुत बड़ा फर्क होता है। तो ऑल्टरनेटिव बेसिस प्लस ऑल्टरनेटिव बेसिस समझ आता है? एडिक्वेट डिस्क्लोजर। एक कंपनी 31 दिसंबर 2020 का ईयर एंड है, वो अनाउंस करती है, वो ये डिसाइड करती है मिनट्स ऑफ द मीटिंग में कि जी हम अप्रैल में लिक्विडेट कर देंगे। ठीक है, अप्रैल में लिक्विडेट होने जा रही है। फरवरी में आपने अकाउंट्स फाइनल कर लिया, आपने ऑडिट रिपोर्ट साइन कर दी, आपने ऑडिट रिपोर्ट साइन करी, बैंक ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बैंक में जमा कराया। बैंक ने एफएस देखे क्या करंट एसेट्स हैं यार इसके, नॉन करंट एसेट तो है ही नहीं, सारा का सारा पैसा अगले 1 साल में रियलाइज यही होगा ना। और बैंक ने 100 मिलियन, 200 मिलियन, 500 मिलियन का लोन दे दिया अगले 5 साल के लिए। आप समझिएगा मेरी बात को। और 2 महीने बाद कंपनी कहती है लिक्विडेट। मेरी तो इंटेंशन ही क्या थी, बैंक किसको पकड़ेगा? और ये कहेगा भाई IS 1 के हिसाब से तो डिस्क्लोजर गया हुआ था, आप पढ़ लेते। तो उसने कहा था कि भाई मैंने तो ऑडिटेड अकाउंट्स पर रिलाई किया था, आपकी रिपोर्ट में कहाँ लिखा हुआ ये चीज? तो अब मेरी रिपोर्ट में, तो अगर मुझे रिपोर्ट में तो अनक्वालिफाइड ओपिनियन तो ये लिखा हुआ था कि इन अवर ओपिनियन दीज एफएस आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस। तो सर मैं अब कैसे बताऊं मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू? नहीं, मटेरियल अनसर्टेनिटी नहीं है, अनसर्टेन है कि कंपनी बंद हो चुकी है। अब अनसर्टेनिटी थोड़ी है। अब ये मैटर कहां कम्युनिकेट हो सकता है? ये मैटर 2 जगह कम्युनिकेट हो सकता है। ये मैटर या तो की ऑडिट मैटर में कम्युनिकेट हो सकता है, या ये मैटर कहां कम्युनिकेट हो सकता है? एम्फेसिस ऑफ, और उसको आगे जाके रिपोर्टिंग में बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे। कॉमन सेंस है, की ऑडिट मैटर अप्लाई होता है लिस्टेड एंटिटीज के ऊपर। तो अगर लिस्टेड एंटिटीज और आपने ठीक ठाक काम किया है ऑल्टरनेटिव बेसिस वगैरह पे, डिस्क्लोजर की एडिक्वेसी वगैरह पे, तो कैम की डेफिनेशन पूरी होती है। लेकिन अगर लिस्टेड नहीं है, अनलिस्टेड है, तो अब आप कैम तो है ही नहीं, कैम से तो कम्युनिकेट करिए। अब मैं कैसे कम्युनिकेट करूं शेयर होल्डर को एक ऐसा मैटर जो कि फंडामेंटल है यूजर की अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में और एफएस में एडिक्वेटली? नहीं है, लेकिन बड़ा जबरदस्त, इट विल बी कंसीडर्ड एज अ स्कोप लिमिटेशन। अगर इसका इंपैक्ट मटेरियल है तो क्वालिफाइड, मटेरियल प्लस परवेजिव है तो डिस्क्लेमर। हमारी रिपोर्ट के कंटेंट क्या है? क्वालिफाइड या तो मिस स्टेटमेंट की वजह से या स्कोप लिमिटेशन की वजह से, एडवर्स, डिस्क्लेमर, की ऑडिट मैटर, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, अनक्वालिफाइड ओपिनियन। तो सातों चीजें आपको यहां पे दिखेंगी। एंड इट डिपेंड्स। ऑल्टरनेटिव बेसिस क्या होता है? ऑल्टरनेटिव बेसिस होता है कि एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो कि गोइंग कंसर्न बेसिस से बन रहा है। सही है, अगर वो गोइंग कंसर्न बेसिस से बन रहा है ना, तो मैं कहता हूं अगर ये मेरा प्लांट है ना,
और मेरी बेसिस गोइंग कंसर्न है, मैं अपनी कंपनी चलाऊंगा तो इट मींस प्लांट भी चलेगा, तो प्लांट भी चलेगा तो IAS 36 के हिसाब से मैं उसको रिकॉर्ड करूंगा वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू विच एवर इज हायर, बिकॉज मैं इसको यूज करके पैसे कमाऊंगा, ठीक है। बट अगर मैं कहता हूं ना, और इसको मैं रखूंगा भी नॉन करंट एसेट में, बिकॉज की यूजफुल लाइफ 5 साल है, उसको रखूंगा भी कितने पे, किस पे रखूंगा, नॉन करंट एसेट पे। क्यों? बिकॉज मैं इसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा में लूंगा, तो नॉन करंट एसेट, ठीक है। बट अगर मैं कहता हूं मैं 4 महीने बाद कंपनी बंद कर रहा हूं, तो अब ये गोइंग कंसर्न बेसिस नहीं है, अब ये ऑल्टरनेटिव बेसिस है। और ऑल्टरनेटिव बेसिस का मतलब कि अब आपको इसको नॉन करंट एसेट में नहीं दिखा सकते, अब आपको इसको कहां दिखाना होगा, करंट एसेट में दिखाना होगा। प्लस IAS 36 की जो रिक्वायरमेंट थी टू डिटरमाइन द वैल्यू इन यूज एंड फेयर वैल्यू, अब वैल्यू इन यूज का कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई, जो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है वो आपने करना है। तो यहां तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? अच्छा जी, क्लियर हो गया हम सारे, यहाँ पे डन हो गया। अच्छा, तो हमने ये भी देख लिया, हमने ये भी देख लिया, हमने ये भी देख लिया, हमने रेट से लिखा क्या, रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन डिपेंड करती है मैनेजमेंट की हरकत पे। मैनेजमेंट असेसमेंट कर लेगी तो मेरी रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन कुछ और होंगी, मैनेजमेंट असेसमेंट नहीं करती मेरी रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन कुछ और होगी। मैनेजमेंट असेसमेंट करती है, डिस्क्लोजर देती है, तो मेरी रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन कुछ और होगी। मैनेजमेंट डिस्क्लोजर नहीं देती, मेरी रिपोर्टिंग, बस दो ही तो चीजें ना यार। मैं ओपिनियन को मॉडिफाई कब करता हूं, व्हेन देयर इज अ मिस स्टेटमेंट एंड व्हेन देयर इज अ स्कोप लिमिटेशन। ये दो चीजें ना, या तो मिस स्टेटमेंट क्या होता है कि FS इज नॉट इक्वल टू IFRS, सही है, कि मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट IFRS के हिसाब से नहीं बनाया, तो आप कैसे कह सकते हैं कि दीज FS आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डिंग विद IFRS, तो आप कहेंगे FS IFRS के हिसाब से नहीं बने हुए। क्या यहां तक बात समझ आती है? अच्छा, इसमें क्या करें, हाँ जी, इस पे क्या करें प्यारे बच्चों, हाँ जी, इस पे क्या करें, नहीं मैनेजमेंट का कोर्स ऑफ एक्शन तो बताएं, लाइक यहाँ पे एग्जिस्ट करती थी तो एडिक्वेट डिस्क्लोजर है, यहाँ पे कोर्स ऑफ एक्शन तो बताएं, वो तो अप्रोप्रिएट है। मटीरियल अनसर्ट इवेंट्स और कंडीशन आइडेंटिफाई हुए, लेकिन मटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट नहीं करती। हाँ जी, अब बताएं ना, मुझे इसका सिनेरियो बताएं ना। आप सिनेरियो समझ रहे हैं, एक कंपनी है, हालात खराब हुए, मैनेजमेंट ने कोर्स ऑफ एक्शन लिया, प्लान लिया, वो इवेंट और कंडीशन खत्म हो गया। खत्म होने का मतलब अब मटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट नहीं करती। अगर मटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट नहीं करती प्यारे बच्चों, तब मैनेजमेंट क्या करे, मैनेजमेंट क्या करे, हाँ जी, तो करा ना, गोइंग कंसर्न की असेसमेंट करी ना उसने यार। आप नहीं समझे मेरा सवाल, मैं वापस आपसे एक सवाल करता हूं। एक कंपनी है, इवेंट्स और कंडीशन आइडेंटिफाई हुए, मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न की असेसमेंट करी, और जब मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न की असेसमेंट करी तो मैनेजमेंट ने कहा गोइंग कंसर्न एजम्पशन अप्रोप्रिएट है, सही है, अप्रोप्रिएट है, लेकिन मटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, मटीरियल अनसर्टेनिटी। तो IAS 1 कहता है दोज अनसर्टेनिटीज, दोज मटीरियल अनसर्टेनिटीज शैल बी डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अगर मटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है तो डिस्क्लोज करना है। मैनेजमेंट का कोर्स एक्शन करती है कि नहीं करती, करती है तो मेरी ओपिनियन कुछ और होगी, नहीं करती मेरी ओपिनियन कुछ और होगी, सिंपल सी बात है। मटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट नहीं करती, वही वाली एग्जांपल, प्लांट में आग लग गई लेकिन इंश्योरेंस से पैसा रिसीव हो गया, लेकिन प्लांट भी लग गया, ऑपरेशंस भी कंटिन्यू, तो इवेंट्स और कंडीशन तो था, लेकिन मटीरियल अनसर्टेनिटी नहीं। अनसर्टेनिटी कब होती, जब इंश्योरेंस वाले से पैसा नहीं मिलता। अनसर्टेनिटी कब होती, जब सप्लायर से आपको प्लांट एंड मशीनरी नहीं, बट अनसर्टेनिटी तो अब क्या करें, मैनेजमेंट क्या करे, कैम जो तुम कह रहे हो तो जानी रिपोर्ट है, मैनेजमेंट क्या करे तो मैं बताऊंगा ना, मैनेजमेंट डिस्क्लोज करे। IAS 1 में कैटेगोरी, अगर आप बाय प्रिंसिपल अगर आप चले ना, और उस पैराग्राफ को किसी कोर्ट ऑफ लॉ में जाके आप चैलेंज करें मैनेजमेंट कि भाई IAS 1 ने कहा है कि दोज अनसर्टेनिटीज शैल बी डिस्क्लोज, तो अनसर्टेनिटी तो है नहीं, तो मैनेजमेंट तो कहेगी मैं तो डिस्क्लोजर नहीं दूंगी। और ऐसा हुआ, और ऐसा कब हुआ, 2005 में हुआ, 2006 में हुआ, 2007 में हुआ, अनलेस क्या आ गया, क्या आया,
इकोनॉमिक रिसेशन। जहां इकोनॉमिक रिसेशन आया, कंपनीज बंद होना स्टार्ट हुई, और जब कंपनीज बंद होना स्टार्ट हुई तो वो एक क्वेश्चन मार्क आया, और क्वेश्चन मार्क किया कि जी कंपनी में जब इवेंट्स और कंडीशन ट्रिगर कर रहे थे तो उसका डिस्क्लोजर कहाँ है? तो ऑडिटर ने कहा एज पर IS1 ओनली दोज अनसर्टेनिटीज शैल बी, अनसर्टेनिटीज तो थी नहीं। केस हुआ IFRS के ऊपर, और IFRS के ऊपर आयजा तो ऑडिटर सेव हो गया ना। ऑडिटर ने कहा भाई मेरी जिम्मेदारी है टू प्रिपेयर FS2 टू ऑडिट द IFRS इन अकॉर्डेंस विद IFRS में तो ये लिखा हुआ है कि दोज अनसर्टेनिटीज शैल बी डिस्क्लोज। IFRS के ऊपर सवाल हुआ। जब IFRS के ऊपर सवाल हुआ तो IFRS ने कहा कि ठीक है हम इस पैराग्राफ को चेंज करते हैं, और जिस कमेटी में ये मीटिंग बैठी थी उस कमेटी में ये डिसाइड हुआ देयर इज नो नीड टू चेंज द पैराग्राफ, देयर इज नो नीड टू चेंज द पैराग्राफ। अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट नहीं भी करती तब भी मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि उसको क्या करे, डिस्क्लोज करे। हमने कहा नहीं ये तो गलत बात हो गई। इसका मतलब फिर ये जो लिखा हुआ था कि ओनली दोज अनसर्टेनिटीज शैल बी डिस्क्लोज, पर ये गलत लिखा है आपने, तो फिर इसको आप सही करो। वो कहेगा मैं सही नहीं करूंगा इसको, ये सही लिखा है अपनी जगह। लेकिन मैनेजमेंट ने अगर अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट नहीं भी करती तब भी वो अनसर्टेनिटीज मैनेजमेंट को क्या करनी चाहिए, डिस्क्लोज। हमने कहा क्यों आप चेंज क्यों नहीं कर रहे? उसने कहा बड़ी सिंपल सी बात है, इसी IS1 में मैंने आप लोगों से कहा है कि जितने भी एरियाज जहां पे सिग्निफिकेंट एस्टिमेट्स एंड जजमेंट इन्वॉल्व होती हैं, दोज एस्टिमेट्स एंड जजमेंट शैल बी डिस्क्लोज्ड बाय द मैनेजमेंट। आप अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखें तो अकाउंटिंग पॉलिसी के बाद लिखा हुआ होता है समरी ऑफ सिग्निफिकेंट एस्टिमेट्स एंड जजमेंट, जहाँ पे आप बताते हो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, यहाँ पे एस्टिमेट्स, रेफर नोट 9.1, इन्वेंट्री की इम्पेयरमेंट 9.2, यूजफुल लाइफ, डेफर टैक्स, ये आप सारे जो बताते हो वो कहाँ से क्यों बताते हो, वो डिस्क्लोजर क्यों देते हो, वो कहाँ की रिक्वायरमेंट है? ताकि मैनेजमेंट, ताकि शेयर को पता लगे ये वो FS में एरिया है जहाँ पे क्या इन्वॉल्व हो रहा है। तो मैनेजमेंट तो IFRS ने कहा कि जो गोइंग कंसर्न की असेसमेंट हो रही है, क्या इससे ज्यादा सिग्निफिकेंट एस्टिमेट जजमेंट वालों को मैटर हो सकता है? इससे ज्यादा तो कोई सिग्निफिकेंट एस्टिमेट्स एंड जजमेंट वाला मैटर हो ही नहीं सकता। तो उस पैराग्राफ का रेफरेंस ना लो, मैंने तो वैसे ही IS1 में कहा है कि जिन एरियाज में एस्टिमेट्स एंड जजमेंट यूज होते हैं वहां आपने क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा। डिस्क्लोज की रिक्वायरमेंट है। अब अगर डिस्क्लोज मैनेजमेंट या तो करेगी, हाँ भाई, या तो मैनेजमेंट डिस्क्लोज करेगी या मैनेजमेंट डिस्क्लोज नहीं करेगी। अगर तो मैनेजमेंट डिस्क्लोज कर देती है, जबरदस्त, जल्दी जल्दी। अगर तो मैनेजमेंट डिस्क्लोज नहीं करती तो IS1 की खिलाफ वर्जी हो रही है। अब IS1 की खिलाफ वर्जी, बिकॉज IS1 का जो पैराग्राफ है जितने भी सिग्निफिकेंट एस्टिमेट्स एंड जजमेंट है वो आपने डिस्क्लोज करना है। इंपैक्ट मटेरियल है तो क्वालिफाइड, मटेरियल प्लस परवेसिव है तो एडवर्स ओपिनियन। लेकिन इसका क्या करूं? मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू, नहीं वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। मटेरियल रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न तो एग्जिस्ट नहीं करती, तो फिर मैं क्या दूंगा दोस्त? कैम नहीं, लिस्टेड नहीं है। तो फिर डिपेंड करता है कि अगर लिस्टेड है तो आपने कैम में कम्युनिकेट करना पड़ेगा, अनलिस्टेड है तो आपने EMP में कम्युनिकेट करना पड़ेगा। और आपने शेयर होल्डर को बताना पड़ेगा, क्या बताना पड़ेगा कि भाई हालात खराब हुए थे, मैनेजमेंट ने असेसमेंट करी और असेसमेंट के बेसिस मैनेजमेंट ने कंक्लूड किया है कि मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट नहीं करती। फिर भी डिस्क्लोजर पढ़ लो। तो यहाँ तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? क्या यहाँ तक क्लियर है? ये हमारे पास एक पूरी रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन है, लेकिन इसका रट्टा नहीं लगाना आपने, कॉमन सेंस है। एक चीज IFRS के हिसाब से है या नहीं है या पता नहीं, अगर नहीं पता तो स्कोप लिमिटेशन है। यहाँ तक बात समझ आती है सबके? अच्छा जी, ये डायग्राम आपके पास किताब में आ रही होगी। डन हो गया प्यारे बच्चों? या डायग्राम आपके पास किताब में आ रही होगी, सही हो गया? अच्छा, अब हमने करना क्या है पता है? अब जो प्रैक्टिकली जो कुछ केस मैटर्स चल रहे हैं ना, कुछ केस स्टडीज चल रही है, हम उसको देख लेते थोड़ा सा, सही है? फॉर एग्जाम्पल सबसे बड़ा हमारे पास केस स्टडी को, सबको मिल गया हैंडआउट? आपको नहीं मिला? किसको नहीं मिला? मेरे पीछे पास करते हो, जल्दी से करो। ये तुम लोग रखो, एक आगे पास करते जाइए दोस्त।
पीछे पास कर दे मैडम। इतना लेट क्यों भाई? पहले ना टीचर के भरम होते थे ना, बच्चा लेट आया चलो निकलो यार, क्लास में आने की जरूरत नहीं है। अब जो आ रहा है ना गनीमत है, आ जाओ भाई चलो। हमारे पास एक केस स्टडी है और मुझे अपेरेंटली ऐसा लगता है कि मतलब जो इन जनरल बात कर रहा हूं मैं, आप लोग किसी टीचर के साथ एसोसिएट ना करेंगे, मेरे साथ भी एसोसिएट ना करें, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि जो हमारा गुरूर तकब्बुर था ना हम टीचर्स का, 250 बच्चे पढ़ाते हैं और 350 बच्चे पढ़ाते हैं और 500 बच्चे पढ़ाते हैं और जगह नहीं है और जहाँ बच्चे ने कुछ कहा फारिग करो। तो मुझे अपेरेंटली ऐसा लगता है कि कोविड के चक्कर में ये जो हमारा जो एक गुरूर तकब्बुर था और जो एक एटीट्यूड था वो जवाल में कन्वर्ट हुआ और वो अल्लाह ने दिखाया है और किसी ने सोचा नहीं होगा, किसी ने। मैं इस लिहाज से कह रहा हूँ कि बच्चे हमारे पास आते थे, सर फला जगह मैंने जाना है, क्लैश हो रहा है, आप 15 मिनट टाइम टेबल को थोड़ा सा ऊपर नीचे करना। टीचर मैं तो नहीं करूँगा, समझ आ रही है? तो ये, और फिर वो जो बच्चा बेचारा, आप लोग तो अभी सीफा है, आप लोगों ने अच्छा वाला पढ़ा हुआ है, आप उन लोगों से पूछें जो एक सब्जेक्ट फला टीचर से ले रहा है, दूसरा सब्जेक्ट फला टीचर से ले रहा है, तीसरा सब्जेक्ट फला, और सैटरडे को सुबह 10 बजे से निकला हुआ होता था और रात के 10 बजे पहुंच रहा होता था। और वीक डेज में 6 बजे फर्म से, चाहे वो चंडीगढ़ रोड में, चाहे वो शाहराह फैसल में, वो कहीं पे भी है, वहाँ से निकल रहा होता था, बैठ के क्लासेस ले रहा होता था। तो वो जो फाइनल का जो बच्चा था वो एक बहुत ही टफ टाइम था यार। मुझे अपना याद है, मैं 4 इंस्टीट्यूट से सीए फाइनल पढ़ता था, मैं 4 इंस्टीट्यूट से सीफेप, और वही सुबह 9 बजे उठे हुए होते थे, 10 बजे निकल रहे हैं, 10 से 1 क्लास है, फिर 1 बजे से लेकर 4 बजे तक कोई दूसरी जगह पे क्लास है, और फिर वही ट्रैवलिंग में 15 बजे, लंच वंच कुछ नहीं होता था। तो इस तरीके से क्या कहते हैं हमारी सीए फाइनल के वक्त में तैयारी हो रही होती थी। आपके पास एक हैंड आउट है प्यारे बच्चों, उसका नाम क्या लिखा हुआ है, जल्दी से बता दें। हाँ जी, हैश कॉल आ रहा है मेरे पास का है। तो ऑडिटर ने करा क्या? ऑडिटर ने करा मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, मैनेजमेंट ने उसको एडिक्वेटली डिस्क्लोज किया हुआ है, तो ऑडिटर ने अनक्वालिफाइड ओपिनियन दी, लेकिन एक सेक्शन डाला, इसका नाम क्या था? मटेरियल। इस सेक्शन को ड्राफ्ट कैसे करते हैं? सिर्फ 4 बातों का ख्याल रखना है। पहला, डिस्क्लोजर से रेफर करना है, क्यों? एडिक्वेटली डिस्क्लोज है, तो डिस्क्लोजर से क्या करना है आपने? रेफर करना है। दूसरा काम आपने क्या करना है? दूसरा काम, उस डिस्क्लोजर में क्या बताए गए होंगे? इवेंट्स और कंडीशन, थोड़े बहुत आपने वो बताना है। तीसरी चीज आपने क्या बताना है? कि मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है। और चौथी चीज आपने क्या बताना है? कि इस सेक्शन की वजह से मेरी ओपिनियन मॉडिफाइड नहीं हो रही, अवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर। क्या यहां तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? पैराग्राफ पढ़ते हैं, आ जाए। वी ड्रॉ अटेंशन, देखते रहिएगा जो 4 स्टेप्स है। पहला स्टेप कौन सा? रेफर टू। वी ड्रॉ अटेंशन टू नोट 1.2 ऑफ द अनकंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स व्हिच स्टेट्स दैट द कंपनी हैज इनकर्ड अ नेट लॉस ऑफ, ये नेट लॉस क्या है? जल्दी जल्दी, ये नेट लॉस क्या है? इवेंट्स और कंडीशन। द कंपनी हैज इनकर्ड अ नेट लॉस ऑफ ₹25.8 billion resulting in the accumulated losses of ₹25 हालांकि पिछले साल accumulated profit था 25.1 billion of the as of the financial position date. Further, as of that date, the current liabilities of the company exceeded its current asset by ₹43 billion. सही है? As stated in the note referred above, these conditions along with the other matters indicate the existence of a material uncertainty that may cause significant doubt on the company's ability to continue as a going concern. Our opinion is not modified. ये हो सकता है कि ऊपर ऑडिटर ने क्वालिफाइड ओपिनियन दी हुई हो, लेकिन पीपी की इंपेयरमेंट पे दी हुई होगी, लेकिन रिसीवेबल पे दी होगी, लेकिन पेएबल पे दी होगी। गोइंग कंसर्न के ऊपर वो कह रहा है अवर ओपिनियन इज नॉट इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर। गोइंग कंसर्न के मैटर के ऊपर गोइंग कंसर्न का सेक्शन डालने से और शेयर होल्डर ये ना समझे कि मैंने गोइंग कंसर्न को ये कह रहा हूं कि मॉडिफाइड है।
मैं अपनी ओपिनियन गोइंग कंसर्न के रिलेटेड मॉडिफाई नहीं कर रहा। क्या यहाँ तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? ये हमारे पास अब देखें ना, मैनेजमेंट ने डिस्क्लोजर क्या दिया 1.2 During the year, the company incurred a net loss of rupees 25.8 billion, resulting in the accumulated losses of rupees 25 billion as of the unconsolidated financial position. Further, as of that day, the current liability, ये सारा पढ़ चुके हम. These condition may cast significant doubt on the company's ability to continue as a going concern. However, in order to ensure the company's ability to operate as a going concern, certain plans and measures have been taken to improve its liquidity, वही cash flow, liquidity and financial position, which includes but not limited to. और यहाँ पे मैनेजमेंट ने सारे के सारे अपने क्या बताएं, अपने प्लान्स बताएं. उन प्लान के ऊपर एक मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती होगी प्यारे बच्चों. क्या यहाँ तक बात समझ आती है? फॉर एग्जाम्पल, कैश फ्लो का मसला था. सब्सिक्वेंट टू द ईयर एंड द कंपनी हैज इश्यूड अ फर्दर कैपिटल अमाउंटिंग टू रुपीज 8 बिलियन. सही है. अब जब आप पेपर में लिखा हुआ आ जाए कि कंपनी ने शेयर कैपिटल इशू करेगी, मैनेजमेंट का प्लान है कि वो शेयर कैपिटल इशू करेगी, तो आपके प्रोसीजर में अगर शेयर कैपिटल का वर्ड यूज नहीं हो रहा होगा तो आपको कहां से मार्क्स मिलेंगे यार, मुझे बताएं. और आप बैठ के लिखे होंगे इंक्वायरी विद इन हाउस लीगल काउंसिल, और आप कहेंगे मैं बैंक एग्रीमेंट देखूंगा कि पैसे आए कि नहीं आए. भाई शेयर कैपिटल इशू हो रहा है यार. समझ आ रही है बात? ये बड़ा मैटर करता है सीफएफ में प्यारे बच्चों. थोड़ा सा एक्टिव रहिएगा. सही है. देखें, द कंपनी हैज सब्सिक्वेंटली रिन्यूड द existing banking facilities with the relevant bank in relation to secure loans and short-term financing facility aggregating rupees 13 is in process of being reprofiled to कि जो मेरे शॉर्ट टर्म लोन थे बैंक रिन्यू करने जा रहा है बैंक के साथ एग्रीमेंट्स को, किस चक्कर में, किसको किस में कन्वर्ट कर दे. दैट इज द अनसर्टेनिटी. दैट इज द, आपके पता नहीं बैंक माने या ना माने. Vital Dubai Limited would continue to provide support of open credit limit facility amounting to 12 million and stock availability at Haskell Terminal Limited, Port Qasim Terminal amounting to 15. कि जो एक उनकी सब्सिडरी है या जो उनकी एसोसिएट है या जो उनकी होल्डिंग कंपनी है वो आपको इतनी की सपोर्ट प्रोवाइड करेगी. क्या पता कल को वो सपोर्ट ना करे. दैट इज द अनसर्टेनिटी. अगर पेपर में ऐसा लिखा हुआ आता है तो आपका प्रोसीजर क्या होगा, आप उसके साथ करस्पॉन्डेंस फाइल इंस्पेक्ट करोगे, आप ये चेक करोगे कि ड्यूरिंग देयर उसने सपोर्ट करा भी है कि नहीं करा. सब्सिक्वेंटली उसने कुछ सपोर्ट किया, आपको नहीं किया. सब्सिक्वेंट इंटरिम एफएस का मतलब क्या है, थोड़ा सा और डिटेल में जाना. सब्सिक्वेंट इंटरिम एफएस का मतलब क्या है कि मैं सब्सिक्वेंट इवेंट्स के प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा कि इस कंपनी ने सब्सिक्वेंटली सपोर्ट किया भी है कि नहीं किया, प्लस इस कंपनी की एबिलिटी और कैपेसिटी है भी कि सपोर्ट करने की नहीं है. मैनेजमेंट आपसे कहती है मैं पीएसएमएल से गारंटी लेटर लेके आ गई हूं कि पीएसएमएल मुझे सपोर्ट करेगी, और आपने वो लेटर फाइल में लगा दिया. ऐसा करेंगे? पीएसएमएल पता है ना क्या है? पाकिस्तान स्टील मिल. भाई पाकिस्तान स्टील मिल की खुद की औकात है सपोर्ट करने की. समझ आ रही है? तो आपने तो इतना ट्रिकी सवाल है, और इसके अंदर क्या क्या सवाल आ सकते हैं इसको भी हम थोड़ा सा बैठ के इस पूरे एरिया में सबसे लॉजिकल चीज क्या है, ऑडिट प्रोसीजर्स. स्टैंडर्ड में तो 6-8 बताए गए, उसके पास तो 600-800 केस स्टडीज मौजूद होंगे जिससे वो आपको कोई भी केस स्टडी बनाए. भाई हैस्केल की केस स्टडी बना के सवाल पूछ सकता है ना आपसे यार. समझ आ रही है बात यहाँ पे? और फिर आखिर इसने क्या लिखी, द डायरेक्टर हैड कैरिड आउट द डिटेल्ड रिव्यू ऑफ द वर्किंग कैपिटल फोरकास्ट ऑफ द कंपनी फॉर द 12 month फ्रॉम द डेट ऑफ द अप्रूवल ऑफ दिस अनकंट्रोल्ड अफेयर्स व्हिच टुक्स इनटू अकाउंट द प्रोजेक्टेड future working capital of the company. Further, State Bank of Pakistan has taken various measures in order to relax its policy regarding financing arrangement and interest rate. The directors believe the company will have sufficient cash resources to continue. देखें तब directors believes that, सही uncertainty है. Continue its operation for the next 12 months from the date of the approval of this unconsolidated financial statement. क्या यहाँ तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? तो ये हमारे पास केस स्टडी थी. किस चीज की केस स्टडी थी? हैस्कॉल की, कि उसमें इवेंट और कंडीशन ट्रिगर करना स्टार्ट हो गए थे. इवेंट और कंडीशन थे क्या? केपीके में उनका लाइसेंस टर्मिनेट कर दिया था. आप केपीके में पेट्रोलियम एक्टिविटीज की एक्टिविटीज नहीं ले सकते. उसके अलावा कुछ हजार मसले थे. तो जहां इवेंट्स और कंडीशन ट्रिगर होते रहे कंपनी लॉसेस में आना स्टार्ट हो गई. सही है, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आना स्टार्ट हो गई. तो हमारे पास ये केस स्टडी किस चीज की थी प्यारे बच्चों? ये हमारे पास थी, जल्दी से बता दें किस चीज की. हमारे पास एक और हैंड आउट आ रहा होगा, तलाश की नई फाइल बना देना भाई.
सारा पढ़ेंगे ना हम बैठ के। देयर कुड बी, अच्छा इसके ऊपर आईकैप ने गाइड इशू करी है 3 साल पहले, और उस आईकैप में उसने ऑडिट मतलब हमको फर्म्स वगैरह को कहा कि अगर मैनेजमेंट का ये प्लान होगा तो इसके अगेंस्ट आप ये प्रोसीजर परफॉर्म करो। भाई मैनेजमेंट का ये भी तो प्लान हो सकता है कि मैं रिस्ट्रक्चरिंग करूंगा, और पेपर में सवाल है बताएं आप क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। मैनेजमेंट का ये भी तो प्लान हो सकता है कि मैं अपना एक प्लांट एंड मशीनरी बेच दूंगा, मैं अपना एक सेगमेंट सेल कर दूंगा, सही है। तो ये तो इसके अगेंस्ट आप क्या ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, तो इसके ऊपर भी हम आएंगे, सही है। अच्छा जी, बाय को आ गया। वी ड्रॉ अटेंशन टू नोट 2 to the unconsolidated financial statement or to which states that the current liability of the company exceed its current asset by rupees 35 अरब रुपए. This condition along with the other factors stated in the said notes indicate the existence of a material uncertainty which may cause significant doubt about the company's ability to continue as a. Our opinion is not qualified in respect of this matter. क्या यहां तक बात समझ आती है? अच्छा, और फिर उसके बाद गोइंग कंसर्न एजम्पशन और पूरा डिस्क्लोजर नीचे आ रहा होगा जो मैनेजमेंट ने डिस्क्लोजर दिया होगा। ऑडिटर को ये डिस्क्लोजर क्या लगा, ऑडिटर को ये डिस्क्लोजर, इससे पहले हमने कौन सा पढ़ा था, किधर है वो, सेट है। तो ये हमारे पास कौन सा था, ये हमारे पास कौन सा था, ये बाइको का था। क्या यहां तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? तो हमारे पास एक और केस स्टडी हमने पढ़ ली, किस चीज की पढ़ ली, कि अगर मैनेजमेंट एडिक्वेटली डिस्क्लोज देती है लेकिन मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, तो आपने मटेरियल अनसर्टेनिटी का सेक्शन डालना है और नीचे पूरा डिस्क्लोजर मैनेजमेंट ने उसको एडिक्वेटली डिस्क्लोज किया हुआ होगा। व्हाट इफ मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट नहीं करती, दोस्त तीसरी फाइल एसएसजीसी के जितने भी, हाँ जी, आप ये नहीं कह सकते कि मटेरियल अनसर्टेनिटी है, क्यों? जवाब दे यार। सुई साउथ नहीं, वो तो पीआईए भी और पीएसएमएल भी है। आप सुनिएगा, मेरी बात गौर से सुनिएगा। एसएसजीसी में इतने खतरनाक है, आप अगर एनुअल रिपोर्ट देखें तो साल में 20 अरब रुपए की तो गैस चोरी हो जाती है। क्या कमाएगी अब कंपनी? साल की 20 अरब रुपए की गैस चोरी हो रही है, तो कमाएगी क्या यार? सही है, कुछ नहीं कमा सकती। प्लस सेल्स करी हुई थी पीएसएमएल को 80 अरब रुपए का रिसीवेबल, उससे पैसा नहीं मिल रहा आपको। के इलेक्ट्रिक से रिसीवेबल है, पैसा नहीं मिल रहा, लेकिन के इलेक्ट्रिक की लाइन काट नहीं सकते आप। क्यों नहीं काट सकते? गवर्नमेंट नहीं, क्या कराची में लाइट कैसे आएगी फिर? आप चीजें कमर्शियल सब्सटेंस में थोड़ी देख रहे हो, आप तो ये देख रहे हो मैं कराची में लाइट चली गई। हालांकि होना क्या चाहिए, एज पर एग्रीमेंट एसएसजीसी के इलेक्ट्रिक को गैस सप्लाई करना, वो कहेगा भाई पुराने पैसे दो तो मैं गैस सप्लाई करूंगा, लेकिन गैस सप्लाई कर रहा है वो। क्यों कर रहा है? क्यों? बिकॉज वो याद है वो गवर्नर सिंध की मुलाकात हुई के इलेक्ट्रिक के सीईओ से, और फला की मुलाकात हुई और ये इशू को रिजॉल्व करवाया, और ये सारे ऐसे इतने बुरे हालात, लॉसेस, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, करंट लायबिलिटी एक्सीड कर रही है करंट एसेट से। बैंक्स के कोवेनेंट ब्रीच हो चुके हैं, 20 अरब रुपए की गैस चोरी हो रही है, कोई प्लान नहीं है, लेकिन अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती? ये कंपनी बंद नहीं हो सकती, एसएसजीसी बंद नहीं हो सकती। क्यों नहीं बंद हो सकती? क्यों? पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी है, पब्लिक यूटिलिटी कंपनी है। ये अगर बंद हो जाएगी तो पाकिस्तान के 2 सूबों को गैस कौन प्रोवाइड? दो ही तो गैस कंपनी है, एसएसजीसी और एसएनजीपीएल। एसएनजीपीएल पंजाब और केपीके में करता है, ये सिंध और बलूचिस्तान में करता है, तो गैस कौन प्रोवाइड करेगा? अगर पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को गैस ही प्रोवाइड नहीं करेगा तो मुल्क कैसे चलेगा? तो जी मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन उसके बावजूद मैनेजमेंट से हमने क्या करवाया था? डिस्क्लोज करवाया था। आपसे एक सवाल, सिंपल सवाल, इस डिस्क्लोजर में और इस डिस्क्लोजर में, दोनों ही डिस्क्लोज हो रहे हैं ना, चाहे एग्जिस्ट करे या चाहे एग्जिस्ट, दोनों ही डिस्क्लोज हो रहे हैं। दोनों में फर्क क्या होगा डिस्क्लोजर के? हाँ बोलो। हाँ सही कह रहे हो, बहुत जबरदस्त कह रहे हो। हाँ तो क्या फर्क है वो बताओ? नहीं, ये गलत लिख दोगे। इसका मतलब आपने तो शेयर होल्डर को एब्सोल्यूट एश्योरेंस दे दी कि मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट नहीं करती।
कंडीशन है लेकिन वो मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट नहीं, ये अगर आप लिखोगे तो फंस जाओगे भाई। एक चीज तो ये ना कि लिख के भी डिस्क्लोज करके भी फंस रहे हैं आप। क्यों? 18 में अनसर्टेनिटी आ गई लाइट से, और आप फिर बोलोगे कि भाई आपने तो कहा था अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट नहीं करती, अब आप कह रहे हो अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है। दोनों डिस्क्लोजर में फर्क क्या होगा पता है? ये डिस्क्लोजर मैनेजमेंट का है, मैनेजमेंट के अकाउंट्स की बात कर रहा हूं अभी। मैनेजमेंट अपने अकाउंट्स में कहेगी हमारे लॉसेस हैं, हमारे करंट लायबिलिटी एक्सीड कर रही है करंट एसेट्स, हमारे ये प्लान्स है, फुल स्टॉप। ये नहीं बताएगी कि दीज इवेंट्स और कंडीशन कास्ट मटेरियल, वो मटेरियल अनसर्टेनिटी वाली लाइन डिस्क्लोजर में नहीं आएगी। और अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी वाली लाइन डिस्क्लोजर में नहीं आ रही होगी तो इसका मतलब है कि अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट नहीं करती। क्या यहां तक बात समझ आती है? इसी पेज को पलटे आप बाइको वाले पेज को, और SSGC आई है। ये आप सबके पास आ रहा है? SSGC आ रहा है सबके पास? पीछे आ रहा है? क्योरिट मैटर लिखा हुआ आ रहा होगा, सही है। क्योरिट मैटर क्यों लिखा है मैंने? लिस्टेड कंपनी है, कैम एप्लीकेबल है, और मटेरियल अनसर्टेनिटी की हेडिंग क्यों नहीं डाल सकता? बिकॉज मैनेजमेंट ने अपने डिस्क्लोजर में नहीं लिखा कि मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती हो, नहीं करती हो। मैं सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन, तो अब मैंने इस मैटर को किस नाम से हेडिंग डाली? फाइनेंशियल एज डिस्क्लोज्ड इन 1.3 to the unconsolidated FS that describe the reason why the company has incurred losses, performance has been declined over the years, and the steps plan of the management which will result in the improvement in the company's profit and its financial position in the next few years. Due to the significance of the matter, we consider this to be a key audit matter and our procedure includes the following. और अगर आप मैनेजमेंट का डिस्क्लोजर जाके देखेंगे ना एनुअल रिपोर्ट में, वहाँ डिस्क्लोजर में प्यारे बच्चों जल्दी बताते हैं, वहाँ डिस्क्लोजर आपको क्या नहीं दिख रहा होगा? आपको कौन सी वाली लाइन नहीं दिख रही होगी? मुझे बाइको से हाईलाइट करके बताओ। पीछे पेज पलटो, बाइको में लिखा हुआ आ रहा होगा, जल्दी बताओ। नोट नंबर 2, जल्दी। कौन सा पैराग्राफ? सबसे लास्ट पैराग्राफ, सेकंड लास्ट लाइन। However, the condition stated above indicate the existence of a material uncertainty which may cause significant doubt about the company's ability to continue as a। अगर अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट नहीं करती तो मैनेजमेंट ये वाली लाइन नहीं लिखेगी। और अगर आप इससे इत्तेफाक करते हैं तो इट मींस आप ये कंक्लूड कर रहे हैं कि मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट, तो आप मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न का सेक्शन नहीं डालेंगे। फिर आप या तो कैम में कम्युनिकेट करेंगे या एम्फेसिस में कम्युनिकेट। इतनी बारीकियां प्यारे बच्चों। और कभी आप रिपोर्ट सर्च करिएगा और इतने टेक्निकल एरर्स और ये बिग 6 बिग 8 फर्म्स में कि हमने अपनी ओपिनियन में मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न का सेक्शन डाला हुआ है, और मैनेजमेंट के डिस्क्लोजर में मटेरियल अनसर्टेनिटी वाली लाइन नहीं आ रही। इतना बड़ा मसला है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को कि नीचे तो आपने जब डिस्क्लोजर पढ़ा ना तो कैसे, मतलब ये तो वो होना क्या चाहिए? आपका इल्म तो ऐसा होना चाहिए कि आप डिस्क्लोजर पढ़ें और आप डिस्क्लोजर पढ़ के बोलें कि इस डिस्क्लोजर के बेसिस पे जो डिस्क्लोजर में लिखा हुआ है तो रिपोर्ट में या तो मटेरियल अनसर्टेनिटी का सेक्शन होगा या कैम का सेक्शन होगा या ईओएमपी का सेक्शन होगा। ये तो आपका इल्म ऐसा होना चाहिए। भाई सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? कि अगर मैनेजमेंट के डिस्क्लोजर में लिखा हुआ है दिस इवेंट और कंडीशन मे कॉज सिग्निफिकेंट डाउट ऑन द कंपनीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, आपने डिस्क्लोजर पढ़ के कंक्लूड कर लिया कि गोइंग कंसर्न एजम्पशन एप्रोप्रिएट है लेकिन मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, और ऑडिटर फिर आप कहेंगे बेटा मैं लगा ले शायद रिपोर्ट में है ना कौन सा सेक्शन आ रहा होगा मटेरियल। ये इल्म होना चाहिए आपका, ये इल्म होना चाहिए आपका कि एक एक लाइन की बारीकी आपको पता हो कि ये लाइन होगी तो ये वाला केस स्टडी होगा, अगर ये लाइन नहीं होगी तो ये केस स्टडी नहीं होगा, फिर कोई और केस स्टडी होगा। ये इतनी बारीकी। और आप देखें मैं आपको रिपोर्ट्स दिखाऊंगा, इतने बड़े टेक्निकल एरर्स हो रहे हैं, और बिग 6 बिग 8 फर्म के बता रहा हूं मैं आपको कि अनसर्टेनिटी वाली लाइन ही नहीं डाली हुई है। मटेरियल अनसर्टेनिटी का सेक्शन डाला हुआ है ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट में, लेकिन अनसर्टेनिटी की लाइन नहीं डाली हुई है यार, वरना उसने डाली हुई है। यहां तक बात आपको समझ आती है? तो अगर इस तरीके से आपने देखना है तो जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, काम कर रहे हो फर्म में बैठ के,
और कोई रिपोर्ट आए आपके पास, कोई अगर आप डिस्क्लोजर ड्राफ्ट कर रहे हो तो इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा आप। बात समझ आती है? और इस चीज़ों को आप बताइएगा कि भाई अगर आपसे कोई कहे कि मटेरियल स्टडी एग्जिस्ट नहीं करती तो आप कहोगे ठीक है, डिस्क्लोजर में ये वाला पैराग्राफ चेंज हो जाना चाहिए और रिपोर्ट में अब ये चीज़ यहाँ नहीं आनी चाहिए, यहाँ पे आनी चाहिए। ये आपका इल्म होना चाहिए प्यारे बच्चों। मतलब एक चीज़ याद रखिएगा, बड़ी कॉमन सेंस वाली बात है, ऑडिट प्रिंसिपल बेस्ड तो नहीं है ना यार। मैं चले अकाउंटिंग को, कुछ टैक्स को कुछ थोड़ा बहुत कह सकता हूँ ना कि कुछ प्रिंसिपल है यार, कि एसिड का ये क्राइटेरिया होना चाहिए, IFRS 9 के ये 50 कॉन्सेप्ट्स हैं, IFRS 2 के 10 कॉन्सेप्ट्स हैं। ऑडिट तो एक है ही जजमेंटल पेपर ना। जब जजमेंटल पेपर है तो किताब के अंदर सब कुछ नहीं लिखा हुआ होगा प्यारे बच्चों। किताब के अंदर सारी चीज़ें मैंशन नहीं, सारी से मैंशन नहीं होगी तो फिर ये कैसे सीखेंगे जब हम पढ़ेंगे इस चीज़ को और आप मेहनत करेंगे। आप अब जिस फर्म में वहाँ पे निकाले ना कोई रिपोर्ट कोई कंसर्न की यार, पढ़े देखे कि रिपोर्ट सही बनी कि नहीं बनी। जब आज एक इल्म हासिल किया आपने तो घर जाके और फर्म जाके उसको अप्लाई करना सीखा, तभी तो इल्म मजबूत होगा आपका। भाई एक हाफिज कुरान भी होगा, बन जाता है वो 8th क्लास में हाफिज कुरान बन जाता है, 6th क्लास में बन जाता है, लेकिन वो क्या कर रहा होता है, वो डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर रहा होता है। जहां वो प्रैक्टिस छोड़ देगा, हालांकि अल्लाह की किताब है, इसके अलावा कोई किताब याद नहीं हो सकती इंसान को, लेकिन उसके बावजूद अगर वो खुद बंदा प्रैक्टिस छोड़ देगा तो किताब भूल जाएगा यार। आप तो फिर हम तो यार मतलब क्या है, ऑडिट जैसी किताब है यार, सही है। तो अगर ऐसी एक किताब है और आप लोग फर्म वगैरह में हो प्रैक्टिस, तो जो इल्म हासिल कर रहे हैं वो क्या करना पड़, जब इल्म हासिल करना है तो उसमें टाइम बहुत लगेगा। जब टाइम तभी लग सकेगा, टाइम मैं 500 घंटे नहीं लगा सकता, ये आप भी जानते हैं। मैं 500 घंटे लगाने के लिए एग्री भी हो जाऊँ, आप नहीं आएंगे, सही है ना। पहली क्लास जिसके लाइक अटेंडेंस देख लें आपके सामने, ठीक है ना। तो अभी तो 2 महीने बाद पता नहीं कहाँ होगा जब सीजन स्टार्ट होगा। आपने क्या करना है, जो इल्म आप हासिल कर रहे हैं ना, चाहे वो FFR है, चाहे वो अकाउंटिंग, किसी भी टीचर का है, किसी भी सब्जेक्ट का, उसको डेली बेसिस पे फर्म लाइफ में घर पे पढ़ते हुए प्रैक्टिस करते हुए आपने क्या टाइम लगेगा आपको स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाते हुए किसी भी कंपनी के एनुअल रिपोर्ट को आप घुमा लो और रिकॉर्डेड रिपोर्ट घुमा लो, उसका क्या टाइम क्या लगेगा आपको, मुझे बताएं यार। फर्म में बैठे हुए हैं, चाय आ रही है, कॉफ़ी आ रही है, AC चल रहा है, टेबल है, लैपटॉप है, बैठे हुए आराम से, चेयर अच्छी है, तो एक PSX की वेबसाइट खोलने में आपको टाइम क्या लगेगा। हैस्कॉल की लेटेस्ट रिपोर्ट आ चुकी है, उसको देखने में टाइम क्या लगेगा आपको। दिसंबर 20 में उसने शायद डिस्क्लेमर दिया हुआ है, तो उसको देखने में टाइम क्या लगेगा आपको। डिस्क्लेमर तो नहीं है ना पाकिस्तान में, अगर एक रिपोर्ट आई भी आपके पास, उसको देखने में टाइम क्या लगेगा, मुझे बताएं। तो जब तक इल्म हासिल कर रहे हैं, इल्म ये ले रहे हैं और घर जाके उसको साइड पे रखा हुआ है, तो फायदा नहीं है सर इल्म का, ना फिर पेपर पास होगा ना आगे जाके काम कर सकोगे। यहाँ तक बात समझ आ रही। और ये तभी हो सकेगा जब आप लोग मेहनत करेंगे। अगर आप लोग मुझसे बैठ के ये सवाल पूछेंगे ना, सर यहाँ पर डिस्क्लेमर क्यों किया है, तो मैं जवाब भी दूंगा आपको व्हाट्सएप पे। लेकिन अगर आप मुझसे ये पूछेंगे ना बैठ के, जैसे लेक्चर की सीक्वेंस बता दे, मैं जवाब नहीं दूंगा। मैं अभी से बता रहा हूँ आपको, अगर आपने बैठ के मुझसे ये पूछना है जैसे लेक्चर की सीक्वेंस बताता है, सही है, तो यार ये मेरा काम नहीं है प्यारे बच्चों। आप 2 महीने बाद पोर्टल देख रहे हो उठा के, और अब आप मुझसे पूछ रहे हो, आप 2 महीने गायब थे, मैं 2 महीने अवेलेबल था आप लोगों के लिए, और 2 महीने आप लोग गायब है, और 2 महीने बाद अब आप मुझसे पूछ रहे हो कि जी मल्टीप्लाई बाई 2 की स्पीड करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 3 की स्पीड करते हैं, पोर्टल का लेक्चर बता दें, कौन सा लेक्चर पहले देखूँ, मुझे सीक्वेंस बता दें, मुझे स्ट्रेटेजी बता दें। फिर वही वाली बात है ना, 1-2 हफ्ते में MBBS थोड़ी कर सकता यार मैं। ऐसा तुम दे दे मुझे MBBS का कोर्स भी यार किसी यूनिवर्सिटी का डाउ वगैरह का, मैं 1 हफ्ते में देख लेता हूँ सारे कोर्सेज मल्टीप्लाई 4 की स्पीड, तो आपको लगता है मैं बन जाऊँगा। पर आप लोग ऐसे चीज़ CA बन जाएंगे यार। कोशिश करें प्यारे बच्चों, थोड़ा सा इस चीज़ों का ख्याल रखें, और ये सारे सब्जेक्ट्स में करें, टैक्स में भी करें, ये लॉ में भी करें, ये BFD में। आपकी ट्रेनिंग हो रही है, आप जॉब नहीं कर रहे फर्म में। ट्रेनिंग का मतलब कि आप सीखने गए हैं और आप सीख ही नहीं रहे। 3-3.5 साल आपको जो अपॉर्चुनिटी दी गई है वो सीखने की दी गई है, आप सीख नहीं रहे इस चीज़ों को। आप 13,000 रुपये और 9 घंटे इनको कंपेयर करते हो, वो कभी कंपेरेबल नहीं है। वो कभी जिंदगी में वो कंपेरेबल कब होगा, जब उससे जो इंटेंजिबल और नॉन मॉनेटरी बेनिफिट जो आप ले रहे हैं, यार एक जो बच्चा फर्गसन में बैठा हुआ है यार, और फर्गसन का सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है, और जो फर्गसन में बैठा हुआ है और जाके यूनिलीवर को ऑडिट कर रहा है, और यूनिलीवर के CFO के रूम में जाके बैठा हुआ है, ये जो नॉन मॉनेटरी बेनिफिट है आप किसी और फील्ड में मुझे दिखाते, किसी और फील्ड में मिल सकता है, कभी नहीं मिल सकेगा आपको, सही है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ख्याल रखें प्यारे बच्चों, इसको डेली बेसिस पे अप्लाई करने की कोशिश करें। क्या यहाँ तक बात समझ आती है। तो हमने कुछ केस स्टडी पढ़ी, हैस्कॉल हमारा लेटेस्ट केस स्टडी चलता, मैं PI की रिपोर्ट भी पढ़ा सकता था, वो किताब में भी आ रही है, लेकिन जो लेटेस्ट चल रहा है उसको, और उसके ऊपर हम काम तभी कर सकेंगे जब आप मेहनत करेंगे प्यारे बच्चों। जब आप लोग मेहनत नहीं करेंगे, घर से अगर सवाल देख के नहीं आएंगे आप लोग, तो मुझे बताना जो आज की क्लास का हमारा टारगेट है वो तो पूरा नहीं हो सकेगा। पूरा नहीं होगा तो फिर होगा क्या, फिर ये सारी चीज़ें जो बातें कर रहे हैं, हम हैस्कॉल पढ़ रहे हैं, बाइको पढ़ रहे हैं, दूसरी चीज़ें पढ़ रहे हैं, स्टडीज़ नहीं हो सकेंगी। इतनी बारीकी पढ़ी है, इसमें लाइन आ रही होगी, इसमें लाइन
नहीं आ रही होगी। दिस इज द फर्स्ट टाइम मैंने इसके ऊपर रिपोर्ट दी आपको। दिस इज द फर्स्ट टाइम। अगर आप ऐसे जगह जाकर डिस्क्लोजर देखेंगे वहां पे मटेरियल अनसर्टेनिटी वाली लाइन लिखी हुई नहीं आ रही होगी। दिस इज द फर्स्ट टाइम मैं रिपोर्ट शेयर कर रहा हूं आप लोगों से। क्यों शेयर कर रहा हूं? बिकॉज एक माइंड सेट है ना, एक अप्रोच है। भाई कुछ मेहनत आपने करनी है, कुछ मेहनत मैंने करनी है, और जब मेहनत इस तरीके से करेंगे तो 300 साढ़े 300 घंटे मिलकर पढ़ेंगे तो इल्म भी सीखेंगे, इंशाल्लाह पास भी होंगे। अगर ये अप्रोच है कि जी वही समर 13, वही विंटर 15, वही विंटर 18, वही विंटर 20, वही जो पिछला बैच, वही करंट बैच, और 150 घंटे मैं ही पढ़ा हूं, आपने 200 घंटे नहीं पढ़ना, तो फिर पेपर पास नहीं होगा। फिर वही बैठ के सर वर्कशॉप कब होगा, सर कोई क्रैश कोर्स कब होगा, वही ख्वार होते रहोगे, डिफरेंट टीचर्स को पैसे देते रहोगे, अपना टाइम जाया करते रहोगे। यहाँ तक बात समझ आती है आपके? अच्छा जी, एक सवाल था हमारे पास समर 2000, इसको नोट करना है आप लोगों ने, तो मैं 5 मिनट दे रहा हूँ प्यारे बच्चों, इसको नोट कर लें। उसको मुझे सवाल दोगे यार, एक सेकंड तुम शेयर करो उसके साथ। मेरे पास क्या है, समर 2013। हाँ जी, कास्मी स्टील्स लिमिटेड। सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है? एसीसी वाली रिक्वायरमेंट नहीं है भाई, आईसीडब्ल्यू वाली रिक्वायरमेंट नहीं है। सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है? इवेल्युएट दी अबव सिचुएशन, डिस्क्राइब दी कोर्स ऑफ एक्शन अलॉन्ग विद द इम्प्लीकेशन ऑन दी ऑडिट रिपोर्ट। सही है। अभी बच्चा यहाँ पे पीछे सीएफएफ का मॉक कर रहा है, ओके 15 सवाल मैंने मॉक में डाले छोटे छोटे सिनेरियोज बना के, और 15 में से 12 सवाल की रिक्वायरमेंट यही है, इवेल्युएट दी अबव सिचुएशन एंड डिस्क्राइब दी कोर्स ऑफ एक्शन। बिकॉज हमारा जो सीएफएफ का पर्चा आता है, जो 60-70% पेपर है वो आता है इसी लैंग्वेज में। 60-70% क्यों कह रहा हूँ? बिकॉज जो कोड वजह से सवाल होगा वो तो होगा ही है ना, कि थ्रेड बता दो और सेफ गार्ड बता दो। सही है। और जो मेरे पास रिस्क का सवाल होगा तो वो तो होगा ही कि जी रिस्क बता दो। बाकी जो मेरे पास 50-60-70% पेपर है वो मेरे पास इसी टोन में आता है। ठीक है। अगर आप सवाल पढ़ेंगे, सवाल में लिखा हुआ है इवेल्युएट दी एंड स्टेट दी प्रोसीजर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सवाल अगर मैं पढ़ूं, सवाल में किस चीज की मुझे खुशबू आ रही है? इवेंट्स। और तो इट मींस इवैल्यूएशन वाले पार्ट में मैंने क्या लिखना है प्यारे बच्चों? इवैल्यूएशन वाले पार्ट में क्या लिखना है मैंने? इवेंट्स और कंडीशन। सही है। और उसकी ड्राफ्टिंग आती है मुझे, तो प्रैक्टिस कर लेते हैं सीएफएफ के सवाल में। और जहां मैंने इवेंट्स और कंडीशन लिख दी है, अगली चीज मुझे क्या लिखनी पड़ेगी उसके अगेंस्ट? जल्दी बता दो। उसके अगेंस्ट मुझे ऑडिट प्रोसीजर्स लिखने पड़ेंगे मुझे। और जब मैंने प्रोसीजर्स भी लिख दी है तो फिर तीसरी चीज मुझे क्या लिखनी पड़ेगी प्यारे बच्चों? जल्दी बता दें। रिपोर्टिंग। ये मेरे पास 10 कितने नंबर का सवाल है? अच्छा सॉरी, ये सीएफएफ का जो सवाल है, ये समर 13 का, ये 20 नंबर का सवाल है। जो सवाल है ये 20 मार्क्स का। ठीक है। बिकॉज मैंने इसमें रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन वाली लाइन अभी नहीं लिखी हुई। ठीक है। बिकॉज हमने कल की क्लास में सवाल को करना था, तो कल हमने रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन नहीं की। तो सवाल जो एक्चुअल सवाल है वो कितने नंबर का है? वो 20 नंबर का। सवाल की रिक्वायरमेंट है इवैल्यूएट द अबव सिचुएशन, स्टेट दी अलॉन्ग विद द पॉसिबल इम्प्लीकेशन ऑन दी ऑडिट रिपोर्ट। तो टोटल सवाल कितने नंबर का है प्यारे बच्चों? 20 नंबर का। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? अगर आप इस सवाल को देखेंगे तो इस सवाल में उसने पूरा आइजा 570 आपसे टेस्ट कर लिया। एक सवाल पूछ के पूरा आइजा 570 उसने आपसे टेस्ट कर लिया। सही है। अच्छा, जब मैं इवेंट्स और कंडीशंस पे आऊंगा प्यारे बच्चों, तो मैं एक काम ये करता हूं, मुझे यहाँ पे क्या लिखने पड़ेंगे? मुझे यहाँ पे लिखने पड़ेंगे इवेंट्स और कंडीशंस। सही है। और मैं ये कहूंगा ये इवेंट और कंडीशन क्यों है? बिकॉज क्यों बच्चों? ना करें, ना सताएं। डन हो क्या? अब मैंने ये वाला बॉक्स कंप्लीट करना है। ये वाला बॉक्स कहाँ से मिलेगा मुझे? अब मैं सवाल से लिखना स्टार्ट करता हूँ, और जहां मैं उसको इससे लिंक कर दूंगा तो मैं बता दूंगा उसकी क्या बता दूंगा, उसकी थोड़ी बहुत रीजनिंग बता दूंगा कि क्यों ये इवेंट और कंडीशन है। समझ आती है बात? अच्छा, एट द ईयर एंड the company's Kasmi Steel Limited is a manufacturer of steel and iron product. During the year the company has incurred a net loss. चलिए काम करते हैं, रेड से लिखना स्टार्ट करते हैं। इवेंट्स और कंडीशन क्या है? नेट लॉस कितने रुपए का? हाँ जी, 306 मिलियन का। डन हो गया प्यारे बच्चों? नोट नहीं करना है इसको। The following information at the year and the company's accumulated losses amounting to rupees 17 मिलियन। क्या ये इवेंट और कंडीशन है? क्यों? बिकॉज इट विल
एडवर्सली अफेक्ट्स दी कैश फ्लोज ऑफ द कंपनी। क्यों? जल्दी जल्दी, लॉसेस से कैश फ्लो से क्या ताल्लुक? अगर एक कंपनी के लॉसेस हैं तो इसके कोवेनेंट्स क्या हो जाएंगे? इसके कोवेनेंट्स ब्रीच हो जाएंगे, और जब इसके कोवेनेंट्स ब्रीच हो जाएंगे तो बैंक के पास राइट है कि वो सारा का सारा पैसा आपसे इमीडिएटली मांग सकता है। डन हो गया? डन हो गया प्यारे बच्चों, दोस्त ब्लैक टी शर्ट, क्लियर है आप? ड्यूरिंग द ईयर QSL हैज डिफॉल्टेड इन रीपेमेंट ऑफ अ लोन। मैंने कहा भाई बैंक को आप क्या कर चुके हो? डिफॉल्ट कर चुके हो। दिस इज द इवेंट और कंडीशन बिकॉज इट विल एडवर्सली अफेक्ट दी कैश फ्लो। क्यों कैश फ्लो? बिकॉज अगेन बैंक के पास राइट है कि वो सारा का सारा पैसा आपसे इमीडिएटली मांग सकता है। डन हो गया? थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। द मैनेजमेंट बिलीव्स दैट द कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी हैज बीन हैम्पर्ड ऑन अकाउंट ऑफ हाई electricity prices along with a fall in demand for steel which had a negative impact on the price of its finished product. Moreover, its production has suffered on account of the prevailing energy crisis. Consequently, the management has decided to discontinue high electricity prices. डिमांड मेरी क्या हो रही है? प्रोडक्ट की कम हो रही है, और मैनेजमेंट ने क्या करा? मैनेजमेंट ने अपने ऑपरेशंस को टेम्पररीली डिसकंटिन्यू कर दिया। इसका मतलब क्या है? इन हालात से हो क्या रहा है? इन हालात से किस चीज पे एडवर्सली इफेक्ट आ रहा है? और क्यों? बिकॉज अगर यही हालात चलते रहे, देखिए सुनिएगा, अनसर्टेनिटी है, क्या पता डिमांड ना बढ़े, क्या पता पेट्रोल की प्राइसेस कम ना हो, क्या पता इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस कम ना हो, तो अनसर्टेनिटी, इट विल एडवर्सली अफेक्ट्स दी ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी। कंपनी शायद अपने ऑपरेशंस को रिज्यूम ना कर सके। क्या यहां तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? अच्छा, to counter the impact of a high electricity prices, the company intend to convert its plant to run on gas as well. The management has informed you that it would need to install a gas converting unit which would be imported at a cost of rupees 30 million. समझ आ रहा है सवाल? मसला किसका था? हाई इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस का। तो कंपनी ने कहा मैं क्या करूंगी, अपने प्लांट को कन्वर्ट कर दूंगी, किसमें? गैस में कन्वर्ट कर दूंगी। जब मैं अपने प्लांट को गैस में, सारे कहाँ चले गए थे ये? जब मैं अपने प्लांट को किस में कन्वर्ट कर दूंगी? गैस में। तो सुनिएगा, अभी थोड़ा कॉमन सेंस है। जब मुल्क में एनर्जी क्राइसिस चल रहे हैं, सुनिएगा थोड़ा सा, देखें यहाँ पे प्रैक्टिकल आपका फॉर्म काम आएगी। अगर मुल्क में एनर्जी, तो गैस भी तो एनर्जी में आती है, इलेक्ट्रिसिटी गैस में थोड़ी आती है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से एनर्जी में थोड़ी आती है। इलेक्ट्रिसिटी भी किससे बन रही होती है? गैस से ही बन रही होगी। तो जी अगर मुल्क में कौन से क्राइसिस है? एनर्जी के क्राइसिस है। सुनिएगा मेरी बात को मैं लिख के आ रहा हूं। मुल्क में ऑलरेडी कौन से क्राइसिस हैं? एनर्जी के क्राइसिस हैं, और मैनेजमेंट क्या करने जा रही है? गैस कन्वर्टिंग यूनिट लेने जा रही है। ये भी एक इवेंट और कंडीशन है, और ये किस चीज को एडवर्सली अफेक्ट करेगा? ऑपरेशंस को। क्यों? क्या पता आपको गैस का कनेक्शन ही ना मिले। थोड़ा सा प्रैक्टिकली अब यहाँ पे सोचना पड़ेगा बच्चों। क्या पता आपको गैस का कनेक्शन ही ना मिले। अगर आपको गैस का कनेक्शन ही नहीं मिलेगा तो फिर, और आपको पता है ना पाकिस्तान में गैस कनेक्शन के ऊपर बैन लगा हुआ है, मजीद गैस कनेक्शन वगैरह इशू नहीं हो रहे होते, तो गैस कनेक्शन में बैन लगा हुआ है। तो यहाँ तक बात समझ आ रही है सबको? इस गैस कन्वर्टिंग यूनिट के लिए कितना पैसा चाहिए आपको? कहाँ से मिलेगा पैसा? बैंक को तो आप ऑलरेडी डिफॉल्ट कर चुके हो। इट विल एडवर्सली अफेक्ट्स दी, क्यों? बिकॉज आप बैंक को ऑलरेडी डिफॉल्ट कर चुके हो और आपके कोवेनेंट ऑलरेडी ब्रीच हो। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको एडिशनल फाइनेंसिंग, और अगर आपको एडिशनल फाइनेंसिंग नहीं मिली तो आप गैस कन्वर्टिंग प्लांट ही नहीं बना सकोगे। जब प्लांट ही नहीं बना सकोगे तो आपका ऑपरेशन टेम्परेरी क्या फिर परमानेंटली डिसकंटिन्यू हो जाएंगे। यहाँ प्रैक्टिकल है प्यारे बच्चों, यहाँ पे थोड़ी आप समझ रहे हैं सवाल की सबसे खास बात क्या थी प्यारे बच्चों, बताएं इस सवाल की। अच्छा चलिए बताओ, ये क्लियर है? यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर। अच्छा, अब आप लोग की गलती क्या करते हैं, हर पॉइंट के आगे आप लिखेंगे दिस इज द इवेंट और कंडीशन, दूसरे पॉइंट के भी लिखेंगे दिस इज ऑल्सो द इवेंट और कंडीशन, मोर ओवर दिस इज, हाउ एवर दिस इज। अब ये नहीं लिखना भाई, ये नहीं लिखना, इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। एक काम करें प्यारे बच्चों, फॉलोइंग आर द evaluate क्या, following are the events or condition that may cast
significant doubt on the company's ability to continue as a going concern. यहाँ पे मैंने बताया, मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको, आप ये ना सोचिए आपने 2 पेज के यूनिवर्सिटी आपको मार्क्स मिलेंगे, मार्क्स नहीं मिलेंगे। डन हो गया यहाँ पे। अच्छा, अगली चीज प्यारे बच्चों, अगली चीज जल्दी से बता दें। अगली चीज ऑडिट। अब ऑडिट पर ब्लू से लिख लेते हैं। रेड ट्रिगर कर गया तो आइजा 570 अप्लाई हो चुका है। जहां आइजा 570 अप्लाई हो गया तो मैंने क्या लिखा, मैंने इसके आगे अब ऑडिट प्रोसीजर्स लिखना स्टार्ट करें। और अगर अब मैं ऑडिट प्रोसीजर्स को लिखना स्टार्ट करूं प्यारे बच्चों, सुनिएगा मेरी बात को, अगर मैं ऑडिट प्रोसीजर, तो पहले तो मैं जनरल प्रोसीजर जल्दी से उठा के लिख देता हूं। क्या लिख दूं जल्दी से बता दें? गोइंग कंसर्न, असेसमेंट, दूसरा कैश फ्लो एंड, और अगेन मैं आपको क्लासेस, जो बच्चा लास्ट वाली देख के नहीं आया या मिस करके आया उसको आज की क्लास में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा। ये सोचिएगा यार, खुदा का वास्ता है कि जो आपने लास्ट क्लास अगर मिस करी हुई है और लास्ट क्लास देख के नहीं आए हुए और अगर आप दूसरी तीसरी क्लास में आ रहे हैं तो आपको आज की क्लास में कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। तो कोशिश करें क्लासेस कंसिस्टेंट बेसिस पे ले यार, ठीक है। आप लोग ये चीज़ सोचें, आप लोग अपने मंजिल के बड़े करीब हैं। CFAP में आप लोग माशाल्लाह सी, और 5-6 पर्चे रह गए यार। हाँ अबे MSA1 MSA2 तो एग्जाम्ट है ना, टेक्निकली तो वो एग्जाम्ट है ना। अगर आपने FFR ऑडिट पढ़ लिया और इंशाल्लाह पास हो गए तो MSA1 तो एग्जाम्ट है यार, वही चीज़ें तो वापस वहीं पे आ रही हैं। सही है। और CFAP में एक खास बात ये हो जाएगी कि मैं MSA का सवाल करता हूँ, जो उसके पिछले 1-2 अटैम्प्ट में जो उसने CFAP में सवाल पूछे हैं उसने MSA से डिट्टो कॉपी कर रहा है, और जब वो कैफ में पूछता है वो CFAP से कॉपी कर रहा है। सही है। अच्छा हाँ क्या यहाँ तक बात समझ आती है? क्या यहाँ तक बात समझ आती है? तो मेरे पास कैश फ्लो एंड पेलर फोरकास्ट, मैं फॉरन से क्या तीसरी चीज कौन सी ले लूंगा प्यारे बच्चों, जल्दी से बता दें। मैं एग्जाम्पशंस को देख लूंगा, रीजनेबल है। मैं सब्सिक्वेंट इंटरिम, मैं मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ, ये तो लिख दिया, लेकिन इसके मार्क्स इतने नहीं मिलेंगे मुझे। इससे मैंने आईकैप को ये बता दिया कि मुझे पता है किताब में कौन से क्वेश्चन लिखे हुए और उन किताब में जो लिखे हुए उसमें से कौन से लिखने चाहिए। मैंने यहाँ पे लीगल काउंसिल वाला नहीं लिखूंगा। आइजा 570 जाके खोलोगे लीगल काउंसिल का क्वेश्चन लिखा हुआ होगा, नहीं लिखना मैंने। लीगल का मसला ही नहीं है यहाँ पे कहीं, समझ आ रही है बात को। तो वो कॉपी पेस्ट के चक्कर में ना आप मार्क्स लूज कर देते हैं। तो मैंने कुछ आईकैप को बता दिया कि भाई मुझे पता है किताब में से कौन से लिखने हैं, इतनी अक्ल है मेरे अंदर। अब उसको मैं क्या बताऊंगा? मेरा पहला इवेंट और कंडीशन क्या था? लॉसेस, जिसकी वजह से मेरे कोवेनेंट्स क्या हो रहे हैं, और बैंक शायद सारा का सारा पैसा इमीडिएटली मांग सकता है। तो प्यारे बच्चों इसका प्रोसीजर क्या होगा? मैं बैंक के साथ क्या देख लूंगा प्यारे बच्चों? करस्पॉन्डेंस फाइल। क्या वो पैसा मांग रहा है कि नहीं मांग रहा? अगर मांग रहा है तो क्या कंपनी ने रोना धोना स्टार्ट किया उसके आगे कि जी 6 महीने का टाइम दे दो, साल का टाइम दे दो? यहां तक बात समझ आती है। बैंक क्या कर चुका है? डिफॉल्ट कर चुका है सब। अब मैं यहाँ पे क्या देखूंगा? करस्पॉन्डेंस, नेगोशिएशन देखूंगा। इस सवाल की खूबसूरती पता है क्या है? इस सवाल की खूबसूरती ये है कि सवाल में उसने आपको मैनेजमेंट प्लान दिया हुआ है। तुमने ये जो येलो से हाईलाइट किया है ना, ये बिल्कुल सही किया है। तुमने पॉइंट नंबर 2 में इसको किससे हाईलाइट किया? ड्यूरिंग द ईयर, तुम्हारा है ना हैंडआउट, ड्यूरिंग द ईयर QSL हैज डिफॉल्टेड इन रीपेमेंट ऑफ अ लोन। आगे क्या लिखा हुआ है? द मैनेजमेंट इज हाउएवर quite hopeful that the lender would agree to a rescheduling। इसको किसी और कलर से हाईलाइट कर, बिकॉज ये इवेंट और कंडीशन नहीं है, मैनेजमेंट का प्लान है। और अगर मैनेजमेंट का प्लान ये है तो मेरे ऑडिट प्रोसीजर में ये कवर होना चाहिए। और अब मैं लिखूंगा, अब मैं क्या लिखूंगा कि मैं करस्पॉन्डेंस फाइल देखूंगा ये चेक करने के लिए कि क्या एग्जैक्टली इस आर के मार्क्स हैं। अब इस आर के मार्क्स हैं। पिछले सवालों में सिर्फ करस्पॉन्डेंस फाइल का वर्ड यूज किया हुआ था। अब इंस्पेक्ट दी correspondence file or restructuring agreement if any to evaluate whether the loan has been restructured or not। हाँ रेड टी शर्ट, समझ आ रही है बात आपको? इस सवाल की खूबसूरती क्या थी? सवाल की खूबसूरती ये थी कि उसने मैनेजमेंट का प्लान आपको दिया हुआ। जब उसने मैनेजमेंट का प्लान आपको दिया हुआ और आपको प्रोसीजर में वो नहीं है कवर्ड, तो फिर किस चीज के मार्क्स मिलेंगे आपको? भाई समझ आ रही है दोस्तों? हाईलाइट इस सवाल की सबसे खास बात ये थी, to counter the impact of high electric, the company intend to convert its plant to run on। तो हमने क्या कहा था? हमने कहा था भाई गैस का कनेक्शन शायद ना मिले, तो क्या देखूं? अब भी एग्रीमेंट बैंक के साथ देखूं? किसके साथ करस्पॉन्डेंस हो रही होगी? गैस कंपनीज के साथ, SSGC के साथ, दोनों लिख दे, कोई मसला वाली बात नहीं। एग्जिस्टिंग लॉज एंड रेगुलेशन को आपने देख लिया कि क्या गैस कनेक्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा।
यहाँ मार्क्स होंगे प्यारे बच्चों, सही है। और फिर उसके बाद कितने पैसे चाहिए, और मसला यह है कि पता नहीं पैसा मिलेगा, तो पैसा मांगने के लिए कहां गई होगी कंपनी, बैंक के पास, शेयर होल्डर के पास। तो आप ये चेक कर लेंगे कि जी कंपनी का फाइनेंसिंग प्लान क्या है, बैंक के साथ करस्पॉन्डेंस फाइल चेक कर ली, ये इवेल्युएट करने के लिए कि क्या उसको एडिशनल फाइनेंसिंग, गैस का कनेक्शन मिल रहा है, लेकिन फाइनेंसिंग ही नहीं है, तब तो ऑपरेशन खत्म। पता नहीं पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 30 मिलियन अरेंज होंगे कि नहीं होंगे, गैस का कनेक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सारे के सारे क्या है, मटेरियल नहीं, मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न। सुनिएगा मेरी बात को, एक वर्ड हमने कल क्लास के स्टार्टिंग के आधे घंटे में पढ़ा था, कुछ आपको अंडरस्टैंडिंग आई होगी, फिर हमने इलस्ट्रेशन से समझने की कोशिश करी, थोड़ी सी और समझ आई होगी। अब बैठ के पास्ट पेपर देख रहे हैं, अब समझ में आ रहा है इस कंपनी में मटेरियल अनसर्टेनिटी होती क्या, पता नहीं बैंक से पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सही है। और ये एग्जांपल मैं आपको कल भी दे देता, बट इससे फायदा ही नहीं था, फिर आपको सवाल समझ आ जाता। मैं चाह रहा हूँ आप सवाल करते हुए थोड़ा सा घबराएं, थोड़ा सा सोचें, और जब तक आपके सोचने की सलाहियत नहीं बढ़ेगी आप ऑडिट का पेपर पास नहीं कर सकते प्यारे। क्या यहाँ तक बात समझ आती है सबके? तो ये जो मैंने देखे ना, कितनी जबरदस्त बात लिखी है। तुमने क्या लिखा यहाँ पे, इंपोर्टेड एट कॉस्ट ऑफ रुपीज 30 मिलियन, और मीनवाइल चूंकि ऑपरेशन डिसकंटिन्यू हुए हुए, तो मैंने प्लांट किसको उठा के दे दिया, नदीम इंटर, मैं प्लांट उठा के दे दूंगा, किसको दे दूंगा, तो यहां पे आपने एक और प्रोसीजर लिखना होगा, क्या, इंस्पेक्ट दी करस्पॉन्डेंस फाइल विद दी नदीम एंटरप्राइज लिमिटेड। अब आप सोचें, क्या इंस्पेक्ट दी करस्पॉन्डेंस फाइल विद दी नदीम एंटरप्राइज लिमिटेड आइजा 570 में लिखा हुआ होगा? सोचें आप, ये नद्दों का नाम लिखा हुआ होगा आइजा 570 में, नहीं लिखा हुआ होगा यार, समझ रहे? क्योंकि इवेंट और कंडीशन तो कुछ भी हो सकता है। ये दुबई वाइटल जो अभी हमने पढ़ा बाइको का, उसमें आपको लगता है कि गोइंग कंसर्न के प्रोसीजर के हैंडआउट में लिखा हुआ होगा? नहीं लिखा हुआ होगा। यहाँ जजमेंट आती है आपकी, और यहाँ आपने अपना इल्म यहाँ पे आपने अप्लाई करना है कैप के पेपर पर। अगर आप ये अप्लाई करना नहीं सीखेंगे, ये ना सोचें कि यार इसका आंसर ही एब्सोल्यूट आंसर होगा, ये 5 प्रोसीजर यहाँ से लिख देंगे, नहीं। थोड़ा सोचे अपने आप को कि यार अगर क्या मेरे प्रोसीजर मेरे इवेंट और कंडीशन को एड्रेस कर भी रहे कि नहीं कर रहे, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यहाँ इंशाल्लाह आपको मार्क्स मिलने होंगे बच्चों, समझ आ रही है बात? और इस पेपर की सबसे खास बात ये है कि यहाँ पे अगर आप इस सवाल को गौर से देखेंगे ना, अगर मैं अपने आंसर में इनको यूज करता हूं ना, ये क्यों यूज करता हूं, ये लॉजिक है। ये लॉजिक क्यों है? बिकॉज इवेंट और कंडीशन होते ही वो है जो ऑपरेशंस को या कैश फ्लोस को या प्रॉफिटेबिलिटी को हिट करते हैं। आप देख लेना हैस्कॉल में क्या लिखा हुआ है, आप देख लें बाइको में क्या लिखा हुआ है। ये तो चीजें ही वो होती हैं जो कि कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी, कैश, देखे ना वो क्या लिखा था, डायरेक्टर ने कहा है कि जी हमारे पास इतना वर्किंग कैपिटल अरेंज हो जाएगा कि हम अगले 1 साल, कैश फ्लोस। आप देखें ना ऐसे जिससे कि जी कंपनी के प्लान्स हैं, बोर्ड के प्लान्स हैं कि वो अगले सालों में प्रॉफिट में आ जाएगी, प्रॉफिटेबिलिटी। जब इवेंट और कंडीशन होते ही हैं तो ये लॉजिक है। ये वर्ड आपको किसी आइजा में या आईएएस में नहीं मिलेंगे प्यारे भाई। ये जजमेंट है ना, ये तो हम अकाउंटेंट को पता होनी चाहिए ना, इंजीनियर को थोड़ी पता होगी कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि गोइंग कंसर्न को हिला के रखेगी या गोइंग कंसर्न पर डाउट क्रिएट करेगी। ऑपरेशंस, कैश फ्लोज एंड प्रॉफिट, तो ये आपके वर्ड्स ही आपके आंसर में यूज नहीं हो रहे। और क्यों? जब आप इससे लिंक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके जहन में एक चीज क्लिक करेगी कि यार इसकी वजह से ऑपरेशन क्यों हिट हो रहा है, इस वजह से हिट हो रहा है। दैट इज योर करेक्ट आंसर। और इसकी प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करेंगे तो उतना सोचेंगे, जितना सोचेंगे उतना लिख सकें। अभी एक चीज समझ में आ रही है अच्छी, बड़ा अच्छा लग रहा है कैसे इब्राहिम बड़ा अच्छा पढ़ा रहे हैं, बट अभी मैं आपको बोलूंगा एक सवाल खुद से ड्राफ्ट करो, नहीं कर सकोगे। अभी मैं आपको बोलूंगा एक सवाल मुझे ड्राफ्ट करके दो और लिख के दो ये पूरे पैराग्राफ, आप नहीं लिख सकोगे। तो यहाँ पे क्या मैटर करेगा, फिर प्रैक्टिस मैटर करेगी। यहाँ तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? तो मेरे पास इवेंट्स और कंडीशंस भी आ गए, मेरे पास प्रोसीजर्स भी आ गए, अमन है यहाँ पे प्यारे बच्चों। अच्छा, आखिरी चीज रिपोर्टिंग एप्लीकेशन। क्या सवाल पढ़ के मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत, मेरे पास जगह कम है तो मैं थोड़ा बहुत बता रहा हूँ। क्या इवेंट्स और कंडीशंस आइडेंटिफाई हो गए? मैनेजमेंट क्या करेगी? क्या सवाल में ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न की असेसमेंट करी है कि नहीं करी? तो इट मींस आपने कौन सी पॉसिबिलिटी, आपने दोनों पॉसिबिलिटी डिस्कस करनी होगी। क्या मैनेजमेंट गोइंग कंसर्न की असेसमेंट करती है या गोइंग कंसर्न की असेसमेंट? अगर गोइंग कंसर्न असेसमेंट करती है तो प्यारे बच्चों गोइंग कंसर्न बेसिस एप्रोप्रिएट है। क्यों एप्रोप्रिएट? बिकॉज सवाल में कहीं ये नहीं लिखा हुआ गोइंग कंसर्न बेसिस एप्रोप्रिएट क्यों है। मीर, कंपनी के इंटेंशन लिखो। अगर इंटेंशन होती तो गैस कन्वर्टिंग यूनिट थोड़ी खरीद रही होती बैठ के, नदीम एंटरप्राइज को 1 साल के लिए थोड़ी दे रही होती, पर तो परमानेंट देती इसको।
बैंक के पास थोड़ी जा रही होती, गैस कन्वर्टिंग यूनिट थोड़ी ले, बैंक से रीस्ट्रक्चरिंग थोड़ी कर रही होती। तो इट मींस गोइंग कंसर्न असम्पशन अप्रूव, बिकॉज इंटेंशन लिक्विडेट करने की, तो मैं नो वाला केस नहीं लिखूंगा, मैं कहां चला जाऊंगा, मैं यस वाले में चला जाऊंगा। लेकिन एक चीज कंफर्म्ड है, जल्दी, मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, नो वाला नहीं लिखूंगा, यस वाला लिखूंगा। और अब मैं बताऊंगा कि अगर मैनेजमेंट इसको डिस्क्लोज कर रही है तो मैं क्या करूंगा, डिस्क्लोज नहीं कर रही तो मैं क्या करूंगा। दैट इज द आंसर। ये सोचना पड़ेगा आपने। और बच्चा वही एज अ फैसिलिटी खोलता है, सारे पैराग्राफ छाप के आ जाते हैं रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन के। अभी तो ये सवाल है ना, आप सोचे ना, अगर पेपर में आपसे सवाल पूछे और आपको कहे कि जी मुझे बताओ इन द अबव सिनेरियो मटेरियल अनसर्टेनिटीज हैं क्या, अब ड्राफ्टिंग कंप्लीटली डिफरेंट हो जाएगी। अब इवेंट और कंडीशन वाली ड्राफ्टिंग थोड़ी होगी, अब तो मटेरियल अनसर्टेनिटी। अब आज तक आके मैंने नहीं पूछा, किसी प्रोफेशनल बॉडी ने यह सवाल नहीं पूछा कि आपको इवेंट और कंडीशन बताएगा, मैनेजमेंट का प्लान बताएगा और आपसे कहेगा जी मुझे थर्ड कॉलम में बताओ कि मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, और अगर करती है नहीं करती तो जस्टिफिकेशन दो मुझे। आप सोचिए इस तरीके से। आईकैप ये भी तो कर सकता है आपसे कि आपसे बोले कि मटेरियल अनसर्टेनिटी का सेक्शन ड्राफ्ट करके दो। ये पूरा सिनेरियो है, पूरा सिनेरियो है, और इस सिनेरियो के ऊपर आपसे सिर्फ एक लाइन लिख दो, क्या, मटेरियल। तो टेक्निकली स्पीकिंग मटेरियल के सेक्शन में इवेंट्स और कंडीशन आते थे। तो आपने इवेंट्स और कंडीशन अब आपसे इस तरीके से पूछ लिए, अब इसने इवेंट्स और कंडीशन आपसे इस तरीके से पूछ लिया। We draw attention to note 4 of this FS, where the company has incurred a loss of rupees this, accumulated losses of rupees this. The operation has been discontinued temporarily. The company is planning or is negotiation with the bank to obtain additional funds. These events or conditions may cause significant doubt on the entity's ability to continue as a, our opinion is not qualified in respect of this matter. I can क्यों पूछ सकता है आपसे एक चीज को पूछने के लिए 10 तरीके। गोइंग कंसर्न को वो रिस्क में पूछ लेगा आपसे, गोइंग कंसर्न को रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन में पूछ लेगा, या गोइंग कंसर्न के ऊपर पूरा एक सवाल बनाकर इसमें प्लानिंग भी है, परफॉर्मेंस भी है और रिपोर्टिंग भी है। क्या यहां तक प्यारे बच्चों बात समझ आ रही है? इसका आंसर आप सबके पास पड़ा हुआ है, मैंने लास्ट क्लास में हैंड आउट दिया था। यार इसकी क्या कहते हैं, एक फाइल बना दो, सजेस्टेड आंसर, स्टॉप करके न्यू फाइल बनाओ के सवाल से। सही है। जो आखिरी लाइन आ रही है इम्पैक्ट की, वो भी स्टैंडर्ड लाइन है, देयरफॉर इट विल एडवर्सली अफेक्ट, या तो कैश फ्लो होगा या ऑपरेशंस होगा। थोड़ा सा अगर सोचने वाला है तो वो सोचने वाला पैराग्राफ कौन सा है, वो सेकंड पैराग्राफ है, इसका नाम क्या है, इवैल्यूएशन। ड्यूरिंग द ईयर द कंपनीज इनकर्ड अ नेट लॉस ऑफ रुपीज 306 मिलियन एंड एज एट द ईयर एंड द कंपनीज एक्यूमुलेटेड लॉसेस अमाउंटिंग टू रुपीज 17 मिलियन। इट implies that the company has an adverse key financial effort. Therefore, there is a possibility the financial covenants may be breached and consequently bank may demand all the outstanding loan, which will adversely affect the cash flows of the company. That is the perfect answer. और आपने हेडिंग में आपने क्या कहते हैं, कॉलम बना के नहीं करना है, ये पहला पैराग्राफ है आपका, उसके बाद दूसरा पैराग्राफ, उसके बाद तीसरा पैराग्राफ, उसके बाद चौथा पैराग्राफ। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? अच्छा जी, QSL has defaulted in repayment of a loan to the lender. There is a possibility that the bank may have the right to demand all the outstanding loan immediately. Therefore, it will adversely affect the. Due to high electricity prices with a fall in demand for steel, the management has decided to discontinue its operation temporarily. If the situation continues, management will not be able to continue its operation, which will adversely affect the operations of the company. Due to energy crisis in the country, the company may not be able to secure a gas connection on time. Therefore, company would not be able to run a plant on gas, which will adversely affect the operations of the company. As the gas converting unit would require the financing of rupees 30 million, the company has already defaulted in the repayment of loan, and the covenant may also have been breached. Therefore, it may be difficult for the company to obtain the additional financing, hence could not be able to purchase a new plant. Therefore, it will adversely affect the operations of the company. क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है? That is the drafting प्यारे बच्चों, क्लियर है? पेज टर्न करें।
प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म, प्रोसीजर्स एज मेंशन्ड इन आइजा, मैंने सारे प्रोसीजर कॉपी किए हैं, सही है, लेकिन हमने इसमें से कौन से प्रोसीजर्स लिखने हैं? वो 5-6 प्रोसीजर लिख रहे हैं जो कि हमारे लिए रेलिवेंट होंगे। लेकिन सवाल में इंपॉर्टेंट चीज कौन सी है? जल्दी स्पेसिफिक प्रोसीजर। ये जो 5 प्रोसीजर है ना बच्चों, इसके 5-6 नंबर हैं आपके, और आप अपने आंसर में ये मिस कर रहे होते थे। जब ये मिस कर रहे होते थे तो आपको मार्क्स नहीं मिल रहे होते थे। To inquire whether the bank/lender has agreed to restructure the loan. If yes, inspect the restructure agreement to assess the revised terms and condition. If not, inspect the correspondence file with the banks. Inspect the correspondence file between the management and the bank for the additional financing of rupees. ये additional financing मेरा event और condition है, यही मेरा procedure है, यही एडिशनल फाइनेंसिंग इवेंट और कंडीशन था। यही वर्ड मेरा कॉपी होके कहां पे आ रहा है? लेकिन इसको कहां ढूंढूंगा? इंस्पेक्ट द करस्पॉन्डेंस फाइल। क्यों देख रहा हूं? इस इवेंट और कंडीशन के लिए देख रहा हूं। इंस्पेक्ट द करस्पॉन्डेंस फाइल बिटवीन नदीम एंटरप्राइज एंड द मैनेजमेंट फॉर द लीज ऑफ। इंस्पेक्ट द करस्पॉन्डेंस फाइल विद द सप्लायर टू असेस व्हेन द सप्लायर वुड बी एबल टू डिलीवर द। इंस्पेक्ट द करस्पॉन्डेंस फाइल विद द यूटिलिटी कंपनी टू इंश्योर दैट वेदर द कंपनी वुड बी एबल टू सिक्योर अ। यही गैस कनेक्शन प्यारे बच्चों यहां लिखा हुआ है, ये इवेंट और कंडीशन है। यही गैस कनेक्शन मेरा कहां लिखा हुआ आना चाहिए? प्रोसीजर में लिखा हुआ आना चाहिए। उसी चीज को इवैल्यूएट करूंगा, उसके लिए कोई प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा, कोई डॉक्यूमेंट देखूंगा, कोई चीज इंस्पेक्ट करूंगा। अगर मेरा इवेंट और कंडीशन ये है कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं बैंक के साथ करस्पॉन्डेंस फाइल इसलिए देखूंगा ये असेस करने के लिए पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर मेरा इवेंट और कंडीशन है कि कोवेनेंट ब्रीच हो गए, तो बैंक के साथ करस्पॉन्डेंस इसलिए देखूंगा ये असेस करने के लिए कि बैंक ने सारा का सारा पैसा मांगा है कि नहीं मांगा, बैंक ने कोवेनेंट रिलैक्सेशन लेटर दिया है या फिर नहीं दिया। क्या यहां तक प्यारे बच्चों बात समझ आती है? तो ये मेरे पास एक इसका सजेस्टेड आंसर है। आपका आंसर मेरा आंसर चेंज हो सकता है, आपका आंसर मेरा आंसर आईकेएफ का आंसर से चेंज हो सकता है, आपका आंसर मेरा आंसर किसी और टीचर से चेंज हो सकता है। कोई मसले वाली बात नहीं है। जो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कंटेंट बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उसका ख्याल रखना है कि अगर पेपर में इस टाइम में ऐसा सवाल आएगा तो मैंने इन 3 चीज़ों का ख्याल रखना है। इवैल्यूएशन में इवेंट्स और कंडीशन है, प्रोसीजर्स में इवेंट और कंडीशन प्रोसीजर आपस में अलाइंड होने चाहिए, और रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन की मेरे पास डायग्राम बनी हुई है पूरी, जो रेलिवेंट होगा वो मैं वहाँ पे उसको रिप्रोड्यूस करूँगा। तो यहाँ तक प्यारे बच्चों बात समझ आती है? कोई सवाल आप लोगों का? ऑनलाइन का कोई सवाल है? कोई सवाल नहीं है? अब मेरी 2 मिनट अच्छे से बात सुन लो। ऑनलाइन को बोले क्लास के एंड में मैं उनसे बात करूंगा अगर कोई सवाल वगैरह होगा, कोई मुझसे स्किप हो गया। अब आज की क्लास हमने एक कंटेंट पढ़ा है, सही, हमने रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन पढ़ी, हमने समर 2013 का सवाल करा। अब आपका काम क्या है? क्या है आपका काम? मुझे पता है। अब आपने प्रैक्टिस करनी है। अब आप इस सवाल की प्रैक्टिस करेंगे ना वापस से, वो वाली फीलिंग नहीं आएगी जब आप ICW को जो सवाल मैंने आपको दिया आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे। सवाल है सबके पास, मैंने ग्रुप पे भी शेयर कर दिया था, मैंने पोर्टल पे भी अपलोड कर दिया है, सही है। तो अगर जब तक आप एक नया सवाल होगा ना, अब तो ये सवाल पढ़ी है ना, तो आप पिक कर लोगे, प्रैक्टिस इसकी भी करनी है। लेकिन इसके बाद प्रैक्टिस किस चीज की करनी है? जो एक नया सवाल होगा, क्या ये नया सवाल मैं लिख पा रहा हूँ कि नहीं लिख पा रहा, मैं इसको पिक कर पा रहा हूँ कि नहीं कर, जो सर ने बताया था उसको मैं रिप्रोड्यूस कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा, कहां फंस रहा हूँ, कहां पेन रुक रहा है, ये चीजें अभी आइडेंटिफाई होंगी तो पेपर तक मैं इतना काबिल और स्ट्रांग हो चुका हूँ कि हाँ यार यहाँ मेरा पेन रुकता है, यहाँ पे प्रैक्टिस करने की जरूरत है। पेपर में जाके अगर आपका पेन रुकना स्टार्ट हुआ ना प्यारे बच्चों, तो 3 घंटे में पेपर नहीं होगा। जो बच्चा अगर पेपर दे के आ चुका है उससे आप पूछ लें, जहाँ पेपर करते हुए आपका पेन रुक गया और आप सोचने बैठ गए कि उसको लिखूं कैसे और ये कहाँ लिखा हुआ है पता नहीं है, आपका पेपर पास नहीं हो सकता। आप लगा लें शर्त से। और ये नहीं है, एडवांस ऑडिट में एक चीज़ याद, हमारे फर्म के डायरेक्टर थे, बहुत कॉम्पिटेंट थे, और ऑडिट मैंने सीखा ही उनसे। उनका 13वीं अटैम्प्ट में एडवांस ऑडिट का पर्चा पास हुआ था। 13th अटैम्प्ट एडवांस ऑडिट का पर्चा हमारी फर्म डिलाइट में। और जब पेपर दे के आते थे 5-10 नंबर का पेपर छूट जाता था, वो पेपर राइट ऑफ कर चुके होते थे, पेपर पास नहीं हो सकता, फेल ही है। यहाँ तक बात समझ आ रही है? तो बड़ी ग्रिप होनी चाहिए हमारी। अगर आप पेपर, अब देखें, अब प्रैक्टिस जब आप करेंगे ना घर जाके, आइजा सामने होने चाहिए। और जो प्रोसीजर लिख रहा हूं मैं, ये आप आइजा से लिखने की कोशिश करें ताकि पेपर में जाकर लिखना आ पड़े तो मुझे पता हो कि कहाँ पे लिखे मैं ये प्रोसीजर, कैसे लिखने है उसको, कहाँ फंस रहा हूँ मैं, तो फिर पूछे मुझसे, सही रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन आइजा में क्या लिखी हुई क्या नहीं लिखी हुई। इस तरीके से अगर आप मेहनत करेंगे और ये डेली बेसिस से मेहनत करेंगे तो पर्चा पास होगा। लेकिन अगर आप ये माइंडसेट बना के आ रहे हैं
क्या मैं आखिरी के 1 महीने में लेक्चर देख लूँगा मल्टीप्लाई बाय 2 की स्पीड में तो पेपर पास नहीं मतलब नहीं हो सकता यार, कैसी बातें कर रहे हैं आप। तो फिर 1 महीने में कब बन जाओ ना डॉक्टर यार, क्यों नहीं बनते 1 महीने में डॉक्टर, लॉयर बन जाओ 1 महीने में, देख लो सारे कोर्सेस, पूरा कोर्सेरा भरा हुआ है, लिंक्डइन लर्निंग भरा हुआ है, देख लो बैठ के, नहीं देख सकते यार। मैंने कोशिश करी थी एक कोर्स लेने की, अब उसमें है डे 1 का एजेंडा ये है, डे 2 का एजेंडा ये है, मैंने 7 दिन का एजेंडा 2 घंटे में देख लिया, मुझे घंटा नहीं पता मैंने देखा क्या, ना मुझे याद है कुछ सही है, मुझे ये भी नहीं याद कोर्स का नाम क्या था, अल्लाह की कसम मुझे कोर्स का नाम याद है, मैंने देखा है इसको, मुझे नहीं याद कोर्स का नाम क्या था। आप लोग का भी यही हाल होगा यार, कोशिश करें बच्चों, एक हर चीज़ का एक टाइम होता है यार, खुदा का वास्ता है। आप, मुझे अफसोस, अगर AFC कैफ का बच्चा ही हरकत करे ना, मैं कहता हूँ चलो सही है यार, पता नहीं इसके नसीब में CA है भी कि नहीं। एक बात है ना कि खुद सीरियस नहीं है, आप तो 4-5 साल कैफ में ख्वार हो गए, फम हो गई सब कुछ, फाइनल कितना करीब है आप लोग यार, अपनी क्वालिफिकेशन कितना करीब है आप लोग, और 1.5-2 साल अगर मेहनत करते हैं तो CA का टैग लेते हैं आप अपने साथ। थोड़ी सी मेहनत करें यार बच्चे, थोड़ी सी मेहनत करें, और वो मेहनत टाइमली और स्ट्रक्चर्ड वे में होनी चाहिए। आखिर के 30 दिन में 4 सब्जेक्ट, ये मेहनत नहीं है, ये बेवकूफ़ी है, ये मेहनत नहीं है। अगर आखिर के 30 दिन बैठ के आप 18-18 घंटे 20-20 घंटे पढ़ रहे हैं, ये बेवकूफ़ी है, ये मेहनत नहीं है। मेहनत क्या है कि आप रोज़ का 1-2 घंटा निकालें यार, चाहे वो FFR हो, चाहे वो लॉ, कोई भी सब्जेक्ट किसी भी टीचर का पढ़ रहा हो, आप निकालें बैठ के 1-2 घंटा रोज़। जब तक नहीं पढ़ेंगे बैठ के, आपके लिए मुश्किल होगा प्यारे बच्चों। अमन हो गया यहाँ पे, अपना बेहद ख्याल रखेगा, इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होगी। ICW सितंबर 17 का सवाल आपने अटेम्प्ट करके आना है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? चलें जी, बहुत शुक्रिया।